हर वो डिवाइस जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो चलता फिरता बॉम्ब बन सकती है। कई सारे चाइनीज़ फ़ोन में हमने टेस्ट करके देखा था जहाँ पर डेटा शेयर होता था चाइनीज़ सर्वर से। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा अटैक इंडिया पे हुआ वो था मुंबई पावर ग्रिड अटैक। इसमें मुंबई की बिजली चली गई। मैं यूपीआई ऐप यूज़ नहीं करता, उसका कारण है 6,000 अकाउंट में पैसे गए 25 करोड़ और निकल गए बाहर। अब जरा मुझे ये सोच के बताइए कि यदि कोई क्रिमिनल ने इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया है तो उसको इतना रियल टाइम में कैसे पता था कि वल्नरेबिलिटी आने वाली है? अंदर का कोई था। ये डाली गई, उनको फ़ोन पे बताया गया एंड दे वर रेडी विद 2500 अकाउंट्स। ये एक दिन में थोड़ा खुल गए थे। एक्चुअली तो प्लान इनका ब्लास्ट करना था। वो रैंडम ब्लास्ट नहीं हुआ है, किसी ने कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया, किसी ने मैसेज भेजा और तब ब्लास्ट हुआ, क्योंकि एक साथ फटे हैं सारे। आप कभी ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि अगला अटैक क्या हो। Can you crash like a passenger plane? Cyber attacks. सी बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे एक बंदे का फ़ोन आया, कहता है कि साहब मेरे ना 16 करोड़ चले गए। अमित दुबे सर, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू। जेन्युइन है, मतलब हम एक्टिंग इसके लिए नहीं कर, जेन्युइन फ़ैन हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके जब भी पॉडकास्ट देखता हूँ मैं उसको कभी स्किप नहीं कर पाता। एक तो आवाज़ बहुत अच्छी है, नहीं मतलब है। दूसरा द डेप्थ ऑफ कंटेंट, ओ भाई। और टचवुड, मतलब मैंने किसी और पॉडकास्ट में ये डेप्थ नहीं देखी है इस पर्टिकुलर डोमेन में। सो थैंक यू सो मच कि आज आप इंडिया फर्स्ट पे आए। हमारी जो बहुत लर्नर ऑडियंस है, मैं ये चीज़ मानता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को निकालने वाले, खोदने वाले बच्चे हैं, एल्डर्स हैं, 65 ईयर ओल्ड प्लस है। तो थैंक यू सो मच सर सबके तरफ से कि आप इंडिया फर्स्ट को ग्रेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर ऑडियंस। मुझे उम्मीद है कि हम कुछ अच्छा डिस्कशन करके देंगे आपको, ताकि आप लोग आगे और डिमांड करें। थैंक यू। डन सर। सो बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू मी, आप ये बताइए कि भारत के ऊपर साइबर अटैक, सबसे बड़े साइबर अटैक कौन से हुए हैं? पहले तो मैं ये बता दूं कि भारत पर लगातार साइबर अटैक होते रहते हैं। हमें सिर्फ वही न्यूज़ में मिलते हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं। अक्सर जो अटैक एट्रीब्यूट नहीं होते। एट्रीब्यूट का मतलब है कि सबसे अच्छा साइबर क्रिमिनल या जो ग्रुप्स होते हैं जो अटैक करते हैं वो होते हैं जो अपने आप को छुपा लेते हैं। जो एक्सपोज हो जाते हैं वो अच्छे अटैकर नहीं माने जाते। और इन्वेस्टिगेटर की पूरी ताकत ये होती है कि हम पता कर लें कि आया कहाँ से। तो हम क्या करते हैं कि हर एक देश के एपीटी ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। एपीटी ग्रुप क्या होता है? एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स। ये वो हैकिंग ग्रुप्स हैं जो उस देश की सरकारों द्वारा पोषित होते हैं। उनको फंड करते हैं, बहुत पैसा देते हैं और उनसे कहा जाता है कि तुम हमारे टारगेट्स को लगातार अटैक करो जब तक कि कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना हो जाए, इंटीग्रिटी ब्रीच ना हो जाए या अवेलेबिलिटी ब्रीच ना हो जाए। तो कोई भी टारगेट 3 तरीके से अटैक किया जाता है। मैं आपके डिवाइस में, सर्वर में, फ़ोन में छुप के डेटा निकाल लूँ, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। दूसरा होता है इंटीग्रिटी ब्रीच, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, कि मैं आपके डिवाइस में घुस जाऊँ और आपको पता भी ना पड़े और मैं डेटा बदल दूँ। और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट है वो ऐसा डिज़ास्ट्रस हो कि आप समझ ही ना पाओ कि हो क्या गया। तो जब कोविड के दौरान बायोकॉन एक वैक्सीन बना रहा था, तो एक अटैक हुआ उनके सर्वर पर। तो जितना टेस्ट ट्रायल का डेटा था वो मैनिपुलेट हो गया। इनको समझ में आया कि ये तो मैनिपुलेट हो गया है, तो उनको दोबारा पूरा ट्रायल करना पड़ा। पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 6 महीने लेट हो गया। आप सोच सकते हो कि एक जरा-सा अटैक जिसने सिर्फ डेटा मैनिपुलेट कर दिया, करोड़ों लोगों की जान स्टेक पर थी। ये इम्पैक्ट होता है, ये इंटीग्रिटी का ब्रीच होता है। और तीसरा जो आसान होता है अटैक, इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ब्रीच, कि मैं आप ही की चीज़ आप ही के लिए अनअवेलेबल कर दूँ। आपने देखा होगा आईआरसीटीसी का सर्वर डाउन है, करोड़ों का नुकसान होगा वो अलग, पर जो लोग परेशान होंगे, कैओस मचता है। आपका मोबाइल मैं आप ही के लिए अनअवेलेबल कर दूँ, मैं आपका बैंक अकाउंट आपके लिए अनअवेलेबल कर दूँ, बहुत आसान है। आपका मोबाइल यहाँ पड़ा है, आप 2 मिनट के लिए गए, मैंने 4 बार रॉन्ग पासवर्ड डाला, वो लॉक हो जाएगा 24 घंटे के लिए। आप परेशान होते घूमो, आप चार्जर पर ला के चले गए। आपका बैंक अकाउंट का नंबर मुझे पता है, मैं उस पर रॉन्ग पासवर्ड डालूँ, लॉक हो जाएगा, आप ही नहीं पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। ये चीज़ें जो बहुत ही आसान होती है, कोई भी कर देता है। ये मैं इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आम आदमी समझ पाएगा। लार्ज स्केल पर जब होते हैं, तो पर्पज़ वही होता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। फिर वो ऐसे नहीं कि हम रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हैं,
पर हम करना चाहते हैं डीडॉस अटैक कि हमने उस चीज़ को आप ही के लिए अनअवेलेबल कर दिया। आपके कोई भी बैंकिंग सिस्टम है, एनर्जी सेक्टर है। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा अटैक इंडिया पे हुआ, वो था मुंबई पावर ग्रिड अटैक। इसमें मुंबई की बिजली चली गई और 2 दिन तक ये वही था जो chaos रहा। चाइना जब महाराष्ट्र साइबर जो साइबर सेल है महाराष्ट्र का, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। उस समय ब्रजेश सिंह जी आईजी थे, जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के। और उन्होंने एट्रीब्यूट किया कि ये तो चाइना से है। पूरा सिग्नेचर मिल गया चाइना का। देखिए हम एट्रीब्यूट करते कैसे हैं? एट्रीब्यूशन का मतलब है किसी ऐसे एंटिटी को पहचानना जिसने अटैक किया। दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन। पर जैसे मैंने आपसे कहा कि एपीटी ग्रुप जितने भी हैं वो सब अपने आप को छुपा के करते हैं। सबसे ज़्यादा चाइना के एपीटी ग्रुप हैं। आप गूगल कीजिए एपीटी ग्रुप्स ऑफ चाइना, तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। एपीटी 8, 9, 18 इस तरह से। फिर पाकिस्तान के, फिर ईरान के, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान, फिर रशिया है, फिर बाकी कंट्रीज हैं। टर्की के बहुत एपीटी ग्रुप है, इजराइल के, नॉर्थ कोरिया के बहुत है। नॉर्थ कोरिया, एक बार ये जो आप कह रहे हैं, एक चाइना आपने कहा, दूसरा पाकिस्तान, फिर चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये सबसे ज़्यादा नोटोरियस, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा अटैक रशिया होते को हैं। छोड़कर चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ये तो अब सिंदूर में लगा ही था हमारे पीछे। हाँ, आपको पता है इंडिया के ऊपर अधिकतर अटैक जो आए वो टर्की से आए थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर। वरना तो हम, प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस कंट्री से अटैक आ रहा है यदि हम उसको सीधे सीधे नहीं एट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो ग्लोबल प्रेशर बना ही नहीं सकते। ये साइबर स्पेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। हम किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री के थ्रू धो सकते हैं और हमें बस उस कंट्री से थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ये वो कंट्रीज़ हैं जो आपस में इस तरह से कोलैबोरेट करती हैं कि कई बार एट्रीब्यूट कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है और कई बार एट्रीब्यूट करते करते बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग। करीब 1 हफ्ते जो ऑपरेशन सिंदूर चला, भारत के ऊपर 15 लाख से 20 लाख अटैक हुए 1 हफ्ते के अंदर। और ये सारे वो अटैक हैं जिसमें हम कुछ भी नुकसान हो सकता था। बैंकिंग सिस्टम फेल हो सकता था, बिजली जा सकती थी, फ्लाइट डिसरप्ट हो सकती थी, ट्रेन डिसरप्ट हो सकती थी, हेल्थ केयर डिसरप्ट हो सकता था। ये सारे उस तरह के अटैक थे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे होते हैं। ये आपने 3 टाइप के जो बताए थे अटैक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इसका एक बार एग्जांपल दीजिएगा एट अ पैन इंडिया लेवल। जैसे CIA है, इसको हम बोलते हैं CIA ट्राइज। जो लोग भी साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं वो समझते हैं कि किसी भी अटैकर का जो ऑब्जेक्टिव होगा इन 3 में से कोई एक होगा। क्या तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करना चाहेगा कि मैं कुछ सर्वर से डेटा निकाल लूँ। इंडिया के केस में जैसे क्या होगा? जैसे कि डार्क वेब पर 2018 में अचानक से एक फोरम के अंदर डिस्कशन शुरू हुआ कि आधार का सर्वर हमारे पास है, आधार का पूरा एक्सेस है एंड हम लोग आधार कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ऑपरेशन किया गया, ट्रायल किया गया, क्या ये वाकई क्रिएट कर सकते हैं? तो पाया गया कि वो क्रिएट हो गया। मतलब कि सम बैकडोर वाज देयर जिसकी वजह से सब हुआ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो अलग अलग तरीके की वल्नरेबिलिटी निकली। पहले आधार में क्या था कि जो वेंडर आइडेंटिफाई किया जाता है उसका फिंगरप्रिंट लगता था और जिसका आधार बन रहा उसका फिंगरप्रिंट लगता था। डेटा एनालिसिस में पाया गया कि एक ही वेंडर से करीब 70,000 आधार कार्ड बन गए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। इसका मतलब है कि एक फिंगर क्लोन होकर मल्टीपल जगह यूज़ हो रही है और लोकेशन अलग अलग थी। वेस्ट बंगाल, ये वो जो उस समय जो रोहिंग्यास के इंट्रूजन्स थे उनके आधार बनाए जा रहे थे। तो फिर वो सारे के सारे आधार डिस्कार्ड किए गए जो एक ही बंदे ने बनाए थे और फिर जांच शुरू हुई। फिर सिक्योरिटी सिस्टम और टाइट किया गया कि भाई और क्या तरीके हो सकते हैं। तो फिर आइरिस इनपुट भी लेना शुरू कर दिया गया। बैकडोर, ये आपने क्या बोला? एक बैकडोर बैकडोर होता है कि आपके सर्वर में एक हम एजेंट बिठा देते हैं और वो एजेंट जब मैं चाहूँ मेरे लिए काम करेगा। इसको बोलते हैं बैकडोर सिस्टम। अच्छा। यदि आप डार्क वेब पर जाएंगे तो मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप देखना। उसमें हर तरह की सर्विस मिल रही होती है। जैसे कि आपको पासपोर्ट क्रिएट करना है किसी कंट्री का, क्रिएट करा सकते हैं आप। ड्राइविंग लाइसेंस, आप करेंसी चाहिए किसी कंट्री की आपको, और ये बोलते हैं वो लोग कि आपको जो मैं पासपोर्ट दूंगा वो पासपोर्ट आप ट्रैवल में यूज़ कर पाओगे, बिकॉज आजकल तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको फर्जी पासपोर्ट दे दूँ आप ट्रैवल कर ले जाओगे, क्यों? वेरिफिकेशन नहीं होगा, वीज़ा कैसे मिलेगा आपको? वो कहते हैं नहीं, ये उनके डेटाबेस में एंट्री हो जाती है। सो यदि उन्होंने जिस प्रोसेस से US पासपोर्ट क्रिएट करता होगा, बेसिकली दे हैव कंप्रोमाइज द इंटायर प्रोसेस, तब तो वो ऐसा कर पा रहे हैं।
एंड दिस सर्विस इज अवेलेबल। और भी बहुत सारी कंट्रीज के लिए इस तरह की सर्विसेज हैं। सेम थिंग वाज ऑफर्ड फॉर आधार इन इंडिया, दैट्स व्हाट आई एम मेंशनिंग, जिसकी वजह से वो जांच शुरू हुई और फिर पाया गया कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, फिर वो फिक्स हुई। तो हर कंट्री के संग ये चैलेंज होता है कि जहाँ भी उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं या जो प्राइमरी नंबर्स हैं लोगों को आइडेंटिफाई करने के, उनके डेटाबेसेस में सबसे ज़्यादा घुसपैठ होती है, क्योंकि ये सर्विस बहुत महंगी बिकती है। बहुत सारे लोग अपने लोगों को एज ए एस्पियोनाज एक्टिविटीज़ दूसरे देशों में प्लेस करना चाहते हैं, प्लांट करते हैं। प्लांट करना चाहते हैं, वो फिर वहाँ से सर्विस लेकर कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल जब तक कि जो ग्रुप है, जो अटैकर ग्रुप है, वो इतना टेक सेवी और फैसिलिटेटेड बाय जीरो डेज वल्नरेबिलिटीज़ ना हो। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं कि जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होती है। ऐसी कमजोरी जो आज तक लोगों को पता ही नहीं है, जो आज ही एक्सपोज हुई है, उसको बोलते हैं जीरो डे। नेटफ्लिक्स पे देखा था मैंने ये। हाँ, जैसे कि मैं आपके फ़ोन को हैक करना चाहता हूँ। अब आपके फ़ोन में आईफोन है, हम्म, ईजी तो है नहीं कि आप ऐसे हैक कर लोगे। तो मैं देखता हूँ कि आपके आईफोन में एप्लीकेशंस कौन कौन सी होंगी, उन एप्लीकेशंस में कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है क्या जिसको मैं एक्सप्लॉइट करके आपका पूरा फ़ोन कंप्रोमाइज़ कर सकूं। जैसे हिलेरी क्लिंटन का जब आईफोन हैक हुआ तो वो आई मैसेज की वल्नरेबिलिटी थी। पेगासस जब आया तो व्हाट्सएप की वल्नरेबिलिटी थी। व्हाट्सएप पे मिस कॉल आता था और पूरा आईफोन हैक होता था। तो इसी तरह से हर बार इस तरह से एक बार मीडिया प्लेयर की वल्नरेबिलिटी थी, जिसकी वजह से आईफोन हैक होने शुरू हुए। ब्राउज़र वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से तो हमेशा हैक होता है। सफारी के अंदर अक्सर ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ आती है। तो सफारी में कोई प्लगइन आ जाएगा और वो आपके ऑटोफिल चुरा सकता है, वो आपके मोबाइल के थ्रू कैमरा और वो भी ऑन कर सकता है। ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है। तो आपने देखा आईफोन इज़ सेफ, बट आईफोन के अंदर 70 एप्लीकेशंस होंगी ऑन एन एवरेज हर एक आईफोन में, जो हर एक एप्लीकेशन एक एंट्री पॉइंट है आपके फ़ोन में घुसने के लिए। यदि उसमें से कोई भी एक वल्नरेबिलिटी है जो जो अभी तक फिक्स नहीं हुई है, हम्म। तो मैं घुस जाऊँगा। तो ये जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं सबसे पहले एपीटी ग्रुप्स को ही मिलती है, अच्छा, क्योंकि वो उसके लिए पैसा स्टडी करते रहते हैं पूरे दिन। एक तो करते रहते हैं, एक तो उनके पास फंड होता है। ये बहुत महंगी होती है। मतलब ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी हर कोई नहीं खरीद सकता। जैसे आप खरीदना मतलब? ये डार्क वेब पे बिकती है भाई। अच्छा। जैसे आईफोन के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आई, हम्म, अब उसको आप कहोगे आती कहाँ से, कौन पता करता है? तो कई बार तो एक्सपर्ट्स हैं जो स्कैन कर करके निकालते रहते हैं, फिर वो एक्सपोज करके बेचते हैं। कई बार उस कंपनी के लोग ही बेचते हैं, अंदर के लोग ही। क्योंकि सबसे आसान तो वही है ना। इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी मोबीक्विक हैक हुआ पिछले महीने, एक न्यूज़ आई, आपने सुना होगा। 11 तारीख को उनका एक पैच आया, हम्म। रात में अपडेट आया और 2 दिन के अंदर 25 करोड़ रुपए निकल गए 2,500 अकाउंट में। मतलब 2,500 अकाउंट रेडी थे। जो वल्नरेबिलिटी थी वो क्या थी? ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या थी कि आप किसी भी यूज़र अकाउंट से मर्चेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, जबकि यूज़र अकाउंट में पैसे हैं ही नहीं। स्ट्रेंज, यूज़र अकाउंट में पैसे नहीं है पर मर्चेंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। ये कमजोरी थी मोबीक्विक की। दूसरा, यूज़र अकाउंट को लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेशन बाईपास हो जाता था, तो आपको पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में 2,500 अकाउंट में पैसे गए 25 करोड़ और निकल गए बाहर। अब ज़रा मुझे ये सोच के बताइए कि यदि कोई क्रिमिनल ने इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया है, तो उसको इतना रियल टाइम में कैसे पता था कि वल्नरेबिलिटी आने वाली है? अंदर का कोई था। ये डाली गई, उनको फ़ोन पे बताया गया एंड दे वर रेडी विद 2,500 अकाउंट्स। ये एक दिन में थोड़ा खुल गए थे। 2,500 अकाउंट खुलने में तो 2-3 महीने लगे होंगे। मतलब ये प्लानिंग कितनी पुरानी हो सकती है, बिल्कुल। और बिना इनसाइडर के हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आया वैसे ही एक्सप्लॉइट होना शुरू हुआ और 2 दिन बाद तो कंपनी को पता पड़ ही गया, क्योंकि ये तो होना ही था। वो तो ट्रैफिक में एनोमली दिख ही जाती है। पर जब तक आप फिक्स करोगे, पकड़ोगे, तब तक तो खेल हो गया ना। साफ हो गया। ये इतना रियल टाइम होता है। तो ये तो एक मूवी को एक छोटी ऐप की बात कर रहा हूँ, पर जब आईफोन की वल्नरेबिलिटीज़ या बड़े-बड़े सिस्टम सर्वर की वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं, तो वो 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक में भी बिकती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो 1 घंटे के अंदर भी उसका रिकवरी कर सकते हैं। यदि आपको 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर भी कोई ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, हो सकता है वो 2 घंटे, 4 घंटे बाद फिक्स भी हो जाए, पर उस दौरान ही आप पता नहीं क्या-क्या कर लोगे। सो ये पोटेंशियल है और ये रेस लगातार होती रहती है। ये बिना किसी देश के प्रॉपर फंडिंग के हो ही नहीं सकता। पहला कॉन्फिडेंशियलिटी आपने समझा दिया। 2 और पैन इंडिया स्केल पे इंटीग्रिटी, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपके सर्वर में घुसूँ और आपको पता ही ना चले। और आपको पता ना पड़े और मैं
वोटर आईडी कार्ड क्रिएट कर दूं। सबसे खतरनाक तो ये चीज़ हो सकती है। मैं आपके हेल्थ रिकॉर्ड बदल दूं, मैं नए वोटर आईडी कार्ड बना दो, बना दूं, नए आधार कार्ड हाँ बना हाँ दो। आधार दूं, या मैं आपके हेल्थ रिकॉर्ड बदल दूं और आपको कोई ऐसी बीमारी डायग्नोस कर दूं जिसके चक्कर में आपको स्टेरॉइड दिए जाएं और आप मर जाएं। मैं कुछ भी ऐसा खतरनाक कर सकता हूं जिससे किसी की जान जा सकती है। मैनिपुलेशन इज दैट डेंजरस। आपको पता है कि कोविड के टाइम पे ही जो हम लोग देख रहे थे कि अटैक हो रहे हैं, कोविड के टाइम पे भी हुए बहुत सारे। इंटीग्रिटी मतलब जैसे कि इसरो को टेस्ट करने वाला है, उसका डेटा चेंज कर दिया। हाँ, इंटीग्रिटी मतलब क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेटा खत्म कर दी मैंने। अरे बाप रे। उस डेटा की कोई विश्वसनीयता रही ही नहीं। वो जो डेटा जो देख रहे तो हो मतलब आप, आपके सिस्टम में जो भी सामान है वो मैं देख पा रहा हूँ और मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। आई एम अ मोल। और आपको पता भी ना पड़े। कमाल की बात यह है कि ये परसिस्टेंट होता है, इसके लिए बोलते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। ऐसे थ्रेट जो लगातार हैं। एक तो थ्रेट है कि हुआ, खत्म हुआ, फिक्स कर दिया, चलो आप गेट अवे विद दैट। हाँ, ये ऐसे वाले नहीं होते लोग। इनको इतना पैसा दिया जाता है कि आप बैठे रहो, चुप रहो, जब मौका मिलेगा ठोक देना। ये वाला इंटेंशन होता है। ओके, तो इसलिए इंटीग्रिटी ब्रीच नॉर्मली एपीटी ग्रुप्स ही करते हैं। ठीक है। तीसरा जो बहुत कॉमन है, जो नॉर्मल अटैकर्स भी कर देते हैं, एपीटी भी करते हैं ट्राई, जिसको बोलते हैं हम अवेलेबिलिटी ब्रीच, कि मैं आप ही का सिस्टम आप ही के लिए अनअवेलेबल कर दूं। हाँ, वेबसाइट हैक करके बंद कर दिया। नहीं, कुछ डीडोस अटैक किया। डीडोस अटैक क्या होता है कि मैं आपके सर्वर की कैपेसिटी है, मैं उससे ज़्यादा उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, वो डाउन हो जाएगा। अब वो 2-4 घंटे डाउन होगा, जब तक आप उसको रिकवर करोगे तब तक तो करोड़ों का नुकसान हो गया। हो सकता है लोगों की जान भी चली जाए, बिकॉज वो सिस्टम ऐसा है जिस पर लोग डिपेंडेंट थे। टाइमली पहुंचना था, ऑपरेशंस होने थे, बहुत कुछ हो सकता है। हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं। अब जब एम्स पर अटैक हुआ तो 20 दिन तक एम्स ऑपरेट नहीं कर पाया। जो शेड्यूल थे लोगों के, हार्ट ऑपरेशन, क्रिटिकल ऑपरेशन, सर्जरीज, वो कहाँ हो पाए। पेपर पे चल रहा था मामला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इतना ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के, कि उनके बैकअप इन्फॉर्मेशन होती नहीं, पेपर पे ही नहीं है। तो क्या यूपीआई वगैरह पे भी अटैक हो सकता है? हो तो सकता है। नहीं, अभी आज आप डिपेंडेंसी की बात कह रहे हैं हाँ, ना, तो आर यू कैरिंग कैश? क्या मतलब इन दिनों आप कैश वगैरह रख रहे हैं? मैं तो नहीं रखता। मैं भी नहीं रखता मैं सर। भी, क्योंकि अब देखिए वही होता है, हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमें ज़रूरत ही नहीं होती। पर मैं क्या करता हूँ, रेगुलेटेड ज़रूर रखता हूँ सिस्टम। मैं अपना रिस्क को हेज करके रखता हूँ। जैसे मैंने लिमिट कर दिया अपने ऐप के अंदर कि मेरा इससे ज़्यादा का पेमेंट यूपीआई पे हो ही ना, कोई नहीं। या मेरा जो टचलेस पेमेंट है वो इतना ही हो, या मेरा आईएमपीएस इतना ही हो। तो उससे क्या होगा कि कल के दिन भी कुछ भी रिस्क है तो वो मिनिमाइज़ कर दिया मैंने। दूसरा क्या होता है कि मैं यूपीआई ऐप यूज़ नहीं करता। उसका कारण है, मैं हमेशा बैंकिंग ऐप यूज़ करता हूँ। मैं किसी को अकाउंटेबिलिटी देना चाहता हूँ जब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ सर्विस को। यूपीआई ऐप जितनी भी हैं, चाहे वो भारत पे हो, फ़ोन पे हो या पेटीएम हो, ये खुद कुछ नहीं करते। ये एनपीसीआई का सर्वर यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए। तो जो रियल पेमेंट ट्रांसफ़र है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एपीआई है कि इस मोबाइल से इस मोबाइल में पैसा ट्रांसफ़र करना है। मोबाइल मीन्स उस मोबाइल से लिंक जो अकाउंट है। तो वो मैं करूँगा। कौन करेगा? एनपीसीआई करेगा, वो गेटवे। अब मैंने एक ऐप बना दी भारत पे, तो मैं आपका एपीआई यूज़ कर रहा हूँ और वो पैसा आपके थ्रू करा रहा हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर रहा। तो कल के दिन आपके फ़ोन में फ्रॉड हो जाता है कि यार भारत पे से पैसा गया, तो आप सबसे पहले कॉल किसको करोगे? भारत पे को। भारत पे, हमें तो कुछ करते ही नहीं। जब आप कुछ करते नहीं तो फिर मैंने आपको ये राइट दिया क्यों? मतलब उनकी लाइबिलिटी कुछ नहीं है। उनकी लायबिलिटी नहीं ना। अब आपकी ऐप किसी वजह से गड़बड़ हुई, कि फ्रॉड तो आपकी वजह से हुआ ना। जी। मैं आपको कुछ क्लेम भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप कहते मैं तो कुछ करते नहीं, करता तो ये है। तो आप तो बच गए ना। जी। बैंक नहीं बच सकता। तो इसलिए मेरा इंटेंशन हमेशा रहता है कि मैं हर बैंकिंग ऐप में यूपीआई फैसिलिटी है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि यदि ये खुद कुछ कर नहीं रहे तो फिर ये कमा कैसे रहे? डेटा बेच के। उनको ये पता पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि जितने भी ये ऐप्स हैं, ये आपको कैशबैक बहुत ऑफर करेंगे, ऑफर्स टिकट के, ये वो बहुत ऑफर करेंगे, क्योंकि हमारे थ्रू करो, हमारे थ्रू करो। इनको पर एग्जैक्टली अब एक एक इंडिविजुअल का पता है ये कितना खर्च हाँ, करता क्योंकि आपका सारा पैटर्न पता है उनको। आजकल आप 80-90% अपनी परचेज ऑनलाइन कर रहे हैं। है। 3 तारीख को ये पेमेंट जाती है, 7 तारीख को ये आपके पेमेंट। सारे बिल, आपका बिजली का बिल कितना आता है, जैसे मुझे सिर्फ आपके 4 महीने का बिजली का बिल पता है ना, तो मुझे बहुत कुछ पता पड़ जाएगा आपके बारे में। बिल्कुल। यदि मुझे आपके इंटरनेट का बिल पता है तो मुझे बहुत कुछ पता है आपके बारे में। आपके यूटिलिटी बिल्स ही मुझे बहुत कुछ बता देते हैं। और फिर आपकी जो
ऑनलाइन परचेज हैं कि आपने ये खरीदा, और खाना इसमें खरीदा। सर इसमें जो हमारे बिल्स हैं ये लिंक भी हो जाते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब बिल्स का डेटा भी इनके पास सेव हो रहा है। तो अब एग्जैक्टली प्रोफाइलिंग योर इकोनॉमी एक-एक बंदे का। एग्ज़ैक्टली, दे आर, और यही पर्पज़ है उनका दिस इज द गेम। हाँ, कि मैं अरे आपकी प्रोफाइलिंग करके आपको वो चीज़ ऑफ़र करूँ जिससे मेरा आरओआई बढ़ जाए, कि आपको यदि मैंने दिखाया तो आप खरीदोगे ही। मतलब जो हिट रेशियो है एडवर्टाइजमेंट्स का वो बढ़ push। जाए। पर एक लेवल इससे और ख़तरनाक है, मैं आपको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। यदि मुझे पता है कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, तो मैं कुछ ऐसा दिखाऊँगा कि आपके निर्णय मैं डिसाइड करूँगा। तो एक्चुअल इंटेंशन वहाँ है, पर उसके लिए मुझे थोड़ा-सा और चाहिए। मुझे आपको सुनना भी पड़ेगा, मुझे आपकी कीवर्ड सर्च चाहिए, गूगल कीवर्ड सर्च चाहिए, तो वो भी करता हूँ मैं। एंड आई इनडायरेक्टली आई टेक ऑल द परमिशंस एंड देन आई विल डिसाइड कि इसकी वोट देने की जो इच्छा है किस पार्टी को होनी चाहिए। आई कैन डिसाइड दैट एज़ वेल। आई कैन डिसाइड कि ये फ़िल्म कौन-सी देखेगा। एंड आई कैन गेट दिस डेटा बिफोर द इलेक्शंस। यस। आपको पता है कि जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस हुआ, तो उन्होंने क्लेम किया कि हम पूरी दुनिया में इलेक्शन मैनिपुलेट करते हैं। एज़ ए सर्विस, वी गिव एज़ ए सर्विस। पैसा लेते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। इट्स एन ओपन ये क्लेम। हमारा बिजनेस है। ये हमारा बिज़नेस है। ये कंपनी थी यूके के अंदर। एंड देन दे क्लेम्ड कि वो सर प्लीज ये तफसील से बताइए क्या। सो एक कंपनी थी हम्म, कैम्ब्रिज एनालिटिका करके यूके के अंदर 2016-17 के आसपास स्टार्ट हुई। 2018-19 में लोगों को पता पड़ना शुरू हुआ। 2019 में तो बवाल मच गया पूरे विश्व में। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे इलेक्शन मैनिपुलेट किए। अच्छा, 2017-18 के आसपास मैं यूके में था। सो वी वर देयर फॉर अ फेलोशिप प्रोग्राम। तो हमारे संग कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, कुछ आईपीएस ऑफिसर्स थे और भी लोग थे। सो वी वर ट्रेन्ड बाय ऑल दीज वेल नोन कंपनी सीईओज इन डिफेंस एकेडमी यूके, जिसमें ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का रिप्रेजेंटेटिव भी सीईओ था। तो जब उसने बताया ना कि ये कैसे हम माइंड मैनिपुलेट करते हैं, हाउ टू वी डू क्लस्टरिंग एंड ऑल एंड दिस इज पॉसिबल, प्लीज बताइए इसको तो कैसे करते हैं सर। तो मैं पीछे हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि कोई नहीं बताएगा ये, मतलब किसी कॉलेज में सर खड़गपुर में ये बताया नहीं गया सर, कहीं नहीं बताया जा रहा। तो हम लोग जब उसने बताया तो हम लोग बाय द वे सर, हाँ। यू आर आईआईटी खड़गपुर alumnus सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच। सर Yes. एंड यू आर सर्विंग इंडिया। ऐसे लोग कंप्लेन करते रहते हैं ना, आईआईटीएंस बाहर भाग जाते हैं। नहीं, मैं 4 बार भागते भागते वापस आया हूँ। क्योंकि प्रेशर मेरे ऊपर भी था। जी तो ठीक है सर, वो आप बताइए। 2019 में टीडीसी करके एक टेलीकॉम ऑपरेटर है डेनमार्क का, जैसे यहाँ का एयरटेल है वैसा है, लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी। उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था मैं। एंड दे साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद मी फॉर 5 years कि सर आप 5 साल तो रहिए मिनिमम। तो मैं गया जनवरी में, 3 महीने बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। दे वर पेइंग मी वेरी गुड सैलरी, मतलब यहाँ से 4-5 टाइम्स टाइप ऐसा मामला था, सब कुछ। और डेनमार्क सबसे हैप्पी क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइफ एयर तो 2 भी नहीं है कि एक ही ऐसा हुआ। वाला। तो मैं मतलब जो लोग ट्विटर पे लिखते हैं ना कि भाई लीव दिस कंट्री, वो आपको सब हाँ, कुछ मिल चुका वो मिल था। चुका था। तो मैंने 3 महीने बाद अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं वापस आ रहा हूँ। तो बोले पागल हो? लोग मतलब जाने के लिए तरसते हैं, तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम वापस क्यों आ रहे हो? हम्म, तो मैंने कहा मेरी लाइफ, मैं होटल में रुका हूँ, बहुत लग्ज़ूरियस होटल है, बहुत बढ़िया। मैं सुबह निकलता हूँ, बिल्कुल वहाँ पे सूरज निकल आता है बहुत सुबह, हम्म, मतलब 5-6 बजे सूरज शुरू हो जाता है। तो मैं उठ ही जाता हूँ 5-6 बजे तक। हम्म। 8 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ। सामने जब मैं निकल रहा होता हूँ ना होटल से, तो जो लोग आ रहे होते हैं डेली, मुझे दिखता है वही लोग आ रहे हैं। दिस कंट्री इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड कि कभी कोई चीज़ इधर-उधर होती नहीं है। क्योस नहीं है बिल्कुल। हाँ, कोई क्योस नहीं। और रोड पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। मतलब आपको यहाँ तो पिन, पॉं, पै ऐसे होता है ना, आप सोचो कि रोड पे साइलेंस है, फिर सामने से वही लेडी, वही कप, मतलब ऐसे लोग आ रहे हैं। फिर मैं देखता हूँ उनको, फिर मैं जाता हूँ, ट्रेन में बैठ जाता हूँ, तो ट्रेन एकदम टाइम पे आएगी, मतलब ऐसे आती है 10, 9, 8, जैसे रॉकेट चलता है ना, हम्म, 1 सेकंड डिले नहीं होती है। घड़ी का क्लॉक चल रहा होता है, वैसी ट्रेन आती आएगी, रुकेगी, लोग अंदर जाएँगे, ट्रेन चल पड़ेगी और अंदर खाली है, मतलब लोग नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि आप बहुत टसल-वसल जा रहे हो, आप जाओगे लोग ऐसे। नथिंग लाइक मुंबई लोकल। हाँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्फर्ट की भी इंतहा होती है कि फिर आप बैठ गए तो सामने जो आदमी कल बैठा था ना, आज भी देखेगा, परसों भी देखेगा। वो आदमी एक्चुअली, उनके भी माइंडसेट ऐसे हैं, वो जाके वहीं बैठते हैं। जो डेली वाले जो होते हैं ना, उनका वो रूटीन बन जाता है। अब जब मैं उतरूँगा तो उतरा तो वही लोग वहीं उतरेंगे उस स्टेशन पे। फिर सामने से रोड क्रॉस कर रहा हूँ, वही लोग आते हैं। फिर मैं डेस्क पे बैठता हूँ तो वही लोग सामने बैठे हैं। फिर 3 बजे तक सब ऑफिस खत्म हो जाता है, वापस आता हूँ। मैं 3 महीने से यही कर रहा हूँ
मुझे डेजावू हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं नए दिन को जी रहा हूँ या वही दिन जिए जा रहा हूँ बार 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 बार। पागलपन हो जाएगा सर। हो क्या रहा है ये? लोग नहीं है, तो बच्चे नहीं है। मैं चूंकि इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं एक दिन पुलिस स्टेशन मैंने ढूंढा यहाँ पे डेनमार्क में, पर पुलिस दिखती नहीं वहाँ, रोड पे पुलिस दिखेगी नहीं। और मैं आपको एक कमाल क्या बताऊँ कि पुलिस नहीं दिखती, और एक दिन एक गाड़ी दिखी मुझे जिस पर सिक्योरिटी के लोग हैं और एक बंदा बैठा हुआ, और तो मुझे लगा कोई पॉलिटिशियन जा रहा है, मिनिस्टर में, तो पहली बार कोई डेनमार्क का देखा। तो मैंने देखा, नोटिस किया, तो मैंने बगल वाले से पूछा ये कौन था। सर से निकला वो आगे सिक्योरिटी में और पीछे बैठा हुआ ऐसे करके। मैंने कहा ये कौन था? बोले अरे वो बंदा है जिसने कुरान जलाई थी। मैंने कहा व्हाट? कहता हाँ दैट गाय हु इज यस। उसको शायद बाद में मार भी दिया है, लेकिन उसको उस तरह की सिक्योरिटी दी गई थी। सो द फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात आप दुनिया में करते हो ना, इतनी सिक्योरिटी वहाँ मिनिस्टर्स को नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर को नहीं होगी जितनी उस व्यक्ति को दी गई थी। एंड आई वाज सरप्राइज। मैंने कहा वाह, मतलब पहली बार मैं देखा कि ऐसा कुछ माहौल चल रहा है कि स्टैंडिंग वगैरह लेकर सिक्योरिटी। बोले नहीं, उसको बहुत थ्रेट है, उसको कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ। सो मैं पुलिस स्टेशन गया। मैंने कहा कि साहब मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने इंडिया में बड़े साइबर क्राइम सॉल्व किए हैं तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, ओके ओके, पूरा सुना उसने, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो बोला हमारे यहाँ तो कोई क्राइम होता नहीं। थ्रेट ही नहीं है भाई। तो मैंने यार यहाँ भी कोई काम नहीं है। तू भी चिल कर, मैं भी चिल कर रहा तो हूँ कह रहा, तू परेशान क्यों है भाई? इतना वर्कड अप क्यों हो गया भाई? तो हमें इंडिया में जब तक सुबह से शाम मुझे 10 कॉल तो सिर्फ इस वजह से आते हैं ये टूट गया, ये बर्बाद हो गया कि साहब FIR नहीं हो रही है, हाँ। कि वो मेरा सुन नहीं रहे, वो सरकारी ऑफिस में सुनी भगा दिया मुझे, हाँ। मेरा ये कार्ड नहीं बन रहा है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा। मतलब आप समझ रहे हो, हम लोग 90% टाइम उन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं जो हमारा राइट है, हाँ। वो हम नहीं करा पा रहे। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं देख रहा है, मतलब जो जिसकी ड्यूटी है वो कर नहीं रहा बेसिकली। अब तू ऊपर से कॉल करवा दे, मतलब उसके लिए भी मुझे हर चीज के लिए फेवर चाहिए। हाँ फेवर चाहिए कि ऊपर से कोई कॉल करेगा, भाई देखो अपना आदमी है, अच्छा 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 चलो। अरे हद होती है यार, ये तो हमारा राइट है। बट 90% टाइम वी आर स्ट्रगलिंग विद दैट। ये है लाइफ यार इंडिया में, इसको लाइफ बोलते हैं। वो लाइफ नहीं है, मतलब जोक्स अपार्ट, बट हमारे पास बिना पर्पस के पर्पस है। काम कुछ ना कुछ हाँ, बनता रहता है। एग्जैक्टली, लोग बिजी हैं। हाँ। लोग बिजी हैं सिर्फ इस वजह से कि किसी स्ट्रीट पे चले जाओ, मतलब हलचल है, काम हो रहा है। सेम आज मैं एक MLA से मिला यही इसी अपने एरिया के, तो बेचारे वही मेरे से कह रहे यार अमित जी, मैं सुबह से बैठता हूँ, मेरे पास जो रिक्वेस्ट आती हैं तो वो रिक्वेस्ट है जो तो काम होना ही चाहिए भाई, इसमें मैं क्या करूं? व्हाई शुड आई कॉल समबडी टू स्पेशली रिक्वेस्ट दैट टू ऑफ एन MLA? कह रहा मैं फोन कर रहा होता हूँ थाने में, हॉस्पिटल में, इसमें जेई को फोन कर रहे हैं यार, करवाएं सब नहीं वो तो अल्ट्रासाउंड ही नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि हॉस्पिटल सरकारी अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहा, वो प्राइवेट करा नहीं सकता, बेचारा वो पहुंच गया MLA के पास कि भैया मेरा करा दो। इस तरह के हम मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, पर हमें आदत हो गई है, हमें इस क्याओस की आदत हो गई है। मैं एक तरह से देखूं कि मुझे वहां पर वो पीस डाइजेस्ट इतना शांत कैसे हो सकता है भाई? कुछ नहीं होता सर वहां पे। और लोग गोल्फ कर रहे हैं तो खोल रहे हैं लाइफ में, मतलब चिल कर रहे हैं। तो मैं जहाँ जिस होटल में रुका था उसके पीछे गोल्फ कोर्स था, तो ऊपर से देखता था कि एक शॉट मारा उसने, फिर चले जा रहे हैं। 15 मिनट तो वॉक करेंगे। मैं उनके लाइव देख रहा था कि ऐसा भी नहीं कि अब क्योंकि वो कहीं चली गई है बॉल, वहां जाएंगे, फिर वो बात करते हुए बैठ गए, फिर ऐसा किया, फिर दूसरा शॉट खेला, फिर 15 मिनट वॉक करेंगे। ये लाइफ है। इंडिया में आपने ऐसे शॉट मार दिया तो पहले तो 2-4 लोग अरे तू जाएगा भाग रहे हैं, अभी इतना टाइम क्यों लगा रहा है, बोलना शुरू हो गए। तो टू मेनी पीपल। तो सर आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो फोकस है सर, सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आए। आप कई बार इधर ना जो जिंदगी में बहुत रिच लोग देखे मैंने, तो मैं गया एक बहुत ही मतलब अल्ट्रा रिच आदमी, वैसे बैठे सामने बैठे थे, तो इतना स्लो थे वो कि मुझे लगता था यार आगे बोलो यार, फटाफट काम खत्म करते हैं, ऐसे वाला मामला था मेरा। अच्छा अमित जी क्या खाएंगे आप? ये क्या खाएंगे उन्होंने 15 सेकंड के पॉज के बाद बोला है। फिर मैं पॉज, इससे पहले कुछ बोलूं, पॉज हो गया, 30 सेकंड का पॉज। आपको लगता है यार अबे करना जल्दी एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी और तुम कुछ बोलने वाले हो, मतलब कोई बड़े आदमी हो। 30 सेकंड बाद मैं आपको ना स्पेशल चीज खिलाता हूँ। ये तो मैं देख रहा था कि आदमी इतना स्लो क्यों है। प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है। नहीं, अच्छा फिर उसी वजह से वो रिच है। हम लोग जो भाग रहे हैं ना
अरे राम। एक चीज आपने सीखी होगी कि धैर्य से आपको सब मिलता है। हाँ, हाँ। मैं मानते ही नहीं था, मैं धैर्य से कैसे मिल जाएगा। एक हमने सुना होगा ना, कई सारे हमारे पुराणों अच्छा, में आता धैर्य है, से सब मिलता है। हाँ, कि इफ यू हैव पेशेंस यू विल गेट इट। ऐसे कैसे हो सकता है यार, धैर्य से कैसे मिल जाएगा। पर आपकी लाइफ में पेशेंस का भी बहुत बड़ा रोल है। आप बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि आप इतनी जल्दबाजी उतावले होते हो, वो नहीं मिलती, वो नहीं मिलती। अब मैं आपको कारण बताता हूँ। एक लाइन आती है भगवत गीता में कि जब आप कर्म कर रहे हैं और आप फल से अटैच नहीं है तो आपको फल जरूर मिलेगा। आप समझे इस चीज को। इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर नॉट अटैच टू द आउटकम, देन आउटकम इज गारंटीड। तो मैंने एक वीडियो देखा 1992 का है, इसका दीपक चोपड़ा का और ओपरा विनफ्रे का, आप कभी देखना, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड उसने मुझे प्रैक्टिकली ये चीज़ दिखाई। तो दीपक चोपड़ा ने ओपरा विनफ्रे को बोला कि यही लाइन बोली और उसके बाद बोलते हैं कि आओ एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव करता हूँ। उन्होंने एक ऐसे थ्रेड दिया और थ्रेड के नीचे एक रिंग बंधी हुई थी। तो उन्होंने कहा अपने ऐसे फिंगर के बीच में पकड़ लीजिए। पकड़ लिया और ये बिल्कुल स्टैटिक है। उन्होंने कहा अपने दिमाग में सोचिए कि ये ऐसे ऐसे हिलेगा। दिमाग में सोचना, हिलाना मत। सोचना शुरू किया, 4 सेकंड के बाद वो ऐसे ऐसे हिलने लगा। बोले अब दिमाग में सोचिए कि वो यूं यूं हिलेगा। फिर से दिमाग में सोचा, या वीडियो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ऐसे ऐसे हिलने लगा। फिर वो कहता है दिमाग में सोचना कि ये यूं यूं गोल 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 घूमेगा। फिर 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद वो ऐसे गोल गोल घूमने लगा। फिर उसने कहा दिमाग में सोचना कि वो उल्टा गोल गोल घूमेगा। तो पहले वैसे से घूमता रहा और एक टाइम पे वो उल्टा घूमना शुरू हो गया। एंड यू कैन सी दैट इन वीडियो। और ओपरा विनफ्रे वाज लाइक व्हाट, ये कैसे हो रहा है, मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग यार, हाथ तक तो ऐसे ही है। तब उसने लाइन बोली कि व्हेन यू आर नॉट अटैच्ड टू द आउटकम इज गारंटेड। ये है प्रैक्टिकली, ये दुनिया ऐसे वर्क करती है। फिर चाहे वो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं या हम दुनिया भर के क्वांटम फिलोसफीज की बात करते हैं, हम फंडामेंटल लेवल पर दुनिया को समझते ही नहीं। एंड वो चीज मुझे मांडूक्योपनिषद या भगवत गीता में दिखती है कि जो चीजें ऐसे बोलेंगी मजाक में नहीं बोलेंगी, या मजाक तो खैर डेफिनेटली नहीं है, लेकिन मैं उस चीज के पीछे साइंस क्या है वो पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और वो ऐसी साइंस है कि आप हिल जाते हो कि यार दिस इज अमेजिंग। ये तो यदि मैंने क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ी होती तो शायद मैं उतनी वैल्यू कर ही नहीं पाते इस चीज की। जो वो लाइन बोल दी कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। इतनी सी लाइन है मांडूक्योपनिषद में। पूरा क्वांटम फिजिक्स की सुपरपोजिशन की फिलॉसफी है। क्वांटम फिजिक्स पढ़ा आपने? मैं थोड़ा सा बताऊंगा तो आप इंटरेस्ट आना शुरू होगा। क्वांटम फिजिक्स में 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जितना फिजिक्स हमने पढ़ा क्लासिकल फिजिक्स आज तक लाइफ में, वो मास और ग्रेविटी के ऊपर है। मास और ग्रेविटी, ये 2 फंडामेंटल चीजें हैं जिसके बेस पे सारे फिजिक्स के लॉ हैं। चाहे वो वेलोसिटी लॉ हो, चाहे वो इक्वल टू एमसी स्क्वायर हो, न्यूटन्स लॉ। पर जब मास बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, मिनिस्क्यूल, सब एटॉमिक लेवल की बात कर रहा हूं, तो वो ग्रेविटी की रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर वो ग्रेविटी की रिस्पेक्ट नहीं करता और उसका बिहेवियर मैजिकल हो जाता है। तो जब साइंटिस्ट ने बात करनी शुरू की और कहा कि नहीं नहीं, क्लासिकल फिजिक्स इस वर्ल्ड को नहीं डिफाइन करती है, एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स है, तो आइंस्टीन वाज लिटिल अगेंस्ट इट। उन्होंने कहा यार ऐसा नहीं, तो स्पूकी सा चीज बोल रहे हो आप, क्योंकि उस समय प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था दिखा पाना। तो श्रोडिंगर और आइंस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा। इवेंचुअली इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव किया गया। तो सबसे पहले इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव किया गया, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। उसमें क्या होता है कि आइंस्टीन यूज्ड टू से कि फोटॉन, जो लाइट है, इज अ पार्टिकल, एंड जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो फोटॉन है। सो लाइट फोटॉन से मिलकर बनी है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक फोटॉन गन ली गई और उसमें से एक फोटॉन छोड़ा गया और बीच में बैरियर था और सामने एक पर्दा था। इस बैरियर में 2 स्लिट कर दी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यदि यहाँ से आप फोटोन छोड़ रहे हो तो या तो वो इस कट से निकलेगा या इस स्लिट से निकलेगा और यहाँ जाके एक डॉट बन जाएगा। ये होना चाहिए। जब एक्सपेरिमेंट को किया गया तो सामने एक वेव बन गई। तो सबने सोचा कि यार ये वेव क्यों बनी, क्योंकि ये तो पार्टिकल है। तो इसका मतलब हम गलत सोच रहे थे। इसका मतलब है कि फोटोन इज अ वेव, फोटोन इज नॉट पार्टिकल। तो उसने कहा कि भाई आइंस्टीन, फोटोन तो वेव है, आप थोड़ा गलत कर गया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया गया। सेम फोटोन निकाला,
और जब फोटोन निकला यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगा दिया, उसको देख लिया, हम्म। तो वो डॉट बन गया। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया, मतलब मैं उसको देख रहा हूं तो अपना बिहेवियर क्यों बदल रहा है, अभी तो वेव था, डॉट पार्टिकल कैसे बन गया वो। तो जो वेव डुअलिटी का कॉन्सेप्ट आती है कि फोटोन इज नाइदर पार्टिकल नॉर वेव। नॉर वेव। फोटोन पार्टिकल होगा या वेव होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं उसको देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं। सो व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। यही तो है। आप जब देख रहे हो, दृष्टि से सृष्टि है, बिकॉज यू कैन ऑब्जर्व थ्रू। और ये दृष्टि, जो इस दृष्टि की बात नहीं कर रहा, इस दृष्टि की बात कर रहा हूं, जो आपके कॉन्शियसनेस की दृष्टि है, जिससे आप देख रहे हो, इस परसीव कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो इस वर्ल्ड को। बिकॉज ऑफ दैट ये कोलैप्स करती है एक डायमेंशन में। अदरवाइज दिस इज मल्टी डायमेंशन वर्ल्ड, फंडामेंटल लेवल पे, क्योंकि क्वांटम ऐसा ही है। वो उसकी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वो एक स्टेट में तब आता है जब उसको आप किसी कॉन्शियसनेस से देखते हो। यही मांडुक्य उपनिषद है, यही भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, और यही क्वांटम फिजिक्स है। और मैं और को डीप एग्जाम्पल दूंगा। दूसरा जो स्पूकी नेचर था क्वांटम फिजिक्स में, वो ये था कि आप दो फोटोन ले लीजिए, एंड थ्रू अ प्रोसेस इफ यू गेट देम टुगेदर, वो दोनों इंटेंगल्ड हो जाते हैं। एक फोटोन अपने हाथ में रखिए और दूसरा फोटोन उठा के लाइट ईयर्स दूर फेंक दीजिए, लाइट ईयर्स दूर। इसको आप यूं स्पिन करेंगे ना, वो इंस्टेंटली रिवर्स स्पिन कर जाएगा। अब बीच में कोई कम्युनिकेशन लिंक नहीं है, बीच में न वायर लाइन, वायरलेस, निर्वात है, एयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइट ईयर्स दूर है। भैया लाइट को जाने में भी साल भर लगेगा, या मल्टी लाइट ईयर्स दूर है तो 50 साल लगेंगे, पर ये इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली पहुंचती है वहां। इसका कारण दो ही हो सकते हैं। इसका मतलब आप समझे, इसका रियल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन वहां इसलिए पहुंची क्योंकि ये दोनों दूर है ही नहीं, ये यही है। क्योंकि यदि दूर होते तो टाइम लगता। इसका मतलब है दुनिया में स्पेस नाम की कोई चीज है ही नहीं। फंडामेंटल लेवल पे हम सब एक ही जगह हैं। सो देयर इज नो टाइम, देयर इज नो स्पेस, अदरवाइज ये इतना फास्ट पहुंच ही नहीं सकती। ये जो टाइम और स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारा ब्रेन क्रिएट करता है, ये माया क्रिएट करती है, माया क्रिएट करती है। ये है ही नहीं। यही क्वांटम फिजिक्स कहता है कि देयर इज नो टाइम, देयर इज नो स्पेस, वी क्रिएटेड। इसलिए ये ऐसा है कि तुरंत वहां रिफ्लेक्ट कर रहा है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। मतलब मल्टी लाइट ईयर्स अवे कैसे चला जाएगा यार इंफॉर्मेशन? इसका मतलब बीच में कुछ। सो मेनी दीज थिंग्स दोस वर जिसे हम स्पेस कह रहे हैं, जिसे हम unexplained, गैप कह रहे हैं, वो है ही नहीं। है ही नहीं वो। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले हमने उपनिषदों में पढ़ी और हम उसको डिस्कार्ड कर देते थे, कि हमने ब्रेन में सोचा और सामने वाले से बात कर ली, या हम टेलीपोर्ट कर गए, तो हंसते थे यार ये कपोल कल्पित है। पर ना एट क्वांटम लेवल दीज ऑल आर पॉसिबल, दिस विल हैपन। सेम बातें हो रही हैं। तीसरी जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम का, वो होता है क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग का मतलब है कि क्वांटम लेवल पे वी कैन टनल अ बैरियर जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैरियर इज हायर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। नॉर्मली क्या होता है कि यदि सामने वाली की एनर्जी मेरे से ज़्यादा है तो मैं निकाल ही नहीं सकता, क्रॉस ही नहीं कर सकता। पढ़ने का नहीं, यदि क्वांट सब एटॉमिक लेवल पे वी कैन इवन पेनिट्रेट, तो इसको बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग जब एक्सपेरिमेंटली दिखाई गई तो ये कॉन्सेप्ट साबित हो गया कि इसका मतलब है कि हम पूरी की पूरी बॉडी या ऑब्जेक्ट एक बॉडी से निकाल सकते हैं, टनल कर सकते हैं। ये वहां की वहां पहुंचा देंगे यूं इंस्टेंटली, जिसको टेलीपोर्टेशन टेलीपोर्ट। तो ये चीजें जो पहले जादू ही लगती और थी, इसी पे बेस्ड है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग। दिस ऑल इज क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर जो बना है वो इन तीनों कॉन्सेप्ट को लेकर बना है। यदि ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो क्वांटम कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सुप्रीमेसी, ये क्या है? अब क्वांटम कंप्यूटर जो बन रहा है, और हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे, हाँ बिल्कुल, बट ये वाली प्लीज, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सुप्रीमेसी और क्वांटम कंप्यूटर सारी इनक्रिप्शन को तोड़ देगा। सो इनक्रिप्शन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है मतलब? किसी Because भी we can चीज, read हाँ, definitions, but बिल्कुल, हमें समझ बिल्कुल, नहीं मैं आती। उसी को थोड़ा डे टू डे लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, किसी भी चीज की सिक्योरिटी की यूनिट क्या है? मैं कहता हूँ कि ये चीज सिक्योर है तो क्यों है? क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। ये हमारा मानना है कि भाई व्हाट्सएप सिक्योर है, बोले इसलिए क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है।
तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि वो AES 128 बिट एन्क्रिप्टेड है। AES 128 बिट एक एल्गोरिदम है, हुँ। जिससे यदि आप कोई डेटा एन्क्रिप्ट करें और उसको सुपर कंप्यूटर से भी डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें, तो अमूमन 12-13 बिलियन ईयर्स लगेंगे। इसका मतलब है कि ये तो अर्थ की एज से भी पुराना मामला हो जाएगा। इतना तो कोई वेट करेगा नहीं तुम्हारा डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए। जी। तो आप सिक्योर हो गए। हुँ। तो उन्होंने कहा साहब AES 128 बिट एन्क्रिप्टेड है, इसलिए सिक्योर है, बिकॉज़ नोबडी कैन विद अवेलेबल कंप्यूटिंग पावर नहीं कर सकता डिक्रिप्ट। पर ये चीज़ क्वांटम के केस में फेल हो जाती है। क्वांटम कंप्यूटर कैन डिक्रिप्ट एनी सच एन्क्रिप्शन, एनी सच पॉलिनोमियल एन्क्रिप्शन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो वी हैव अ क्वांटम कंप्यूटर। पर किस लेवल का क्वांटम कंप्यूटर? तो अभी क्वांटम कंप्यूटर जो हैं वो हैं, जैसे चाइना ने 300 प्लस क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। ऑलमोस्ट सारी प्रोमिनेंट कंट्रीज के पास क्वांटम कंप्यूटर है। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर इस साल आएगा, जो 20 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है, जो सीडेक बैंगलोर बना रहा है। पर ये कहा जाता है थ्योरेटिकली कि यदि 1000 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बन गया, तो हम व्हाट्सएप भी क्रैक कर देंगे, मतलब AES 128 बिट क्रैक हो तो जाएगा, मतलब चाइना कुछ भी घुस जाएगा फिर कहीं, और बिटकॉइन क्रैक कर देंगे, तो ब्लॉकचेन क्रैक हो पूरा जाएगा, ब्लॉकचेन। हाँ। डीहैशिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिक्योर करती हैं, वो ख़त्म। लास्ट टू लास्ट ईयर चाइना क्लेम्ड कि हमने RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन क्रैक कर दिया विद 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर। RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन क्या है? जितनी बैंकिंग इंडस्ट्री है वो सारी RSA 2048 बिट पर डिपेंडेंट है। डेबिट कार्ड इंक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड इंक्रिप्शन, लॉगिन पासवर्ड इंक्रिप्शन, बाप रे। आपकी ATM इंक्रिप्शन, एवरीथिंग इज यूजिंग RSA 2048 बिट। जैसे ही चाइना ने क्लेम किया, ये न्यूज़ है, पढ़ना आप, तो पूरे विश्व में हल्ला हो गया। उनका अब तो ये बैंकिंग सिस्टम पे अटैक करना शुरू कर देंगे। तो US गवर्नमेंट ने आनन फानन में एक लॉ बना दिया। लॉ का नाम है क्वांटम सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस एक्ट। उन्होंने कहा कि 1 से 2 साल का समय दिया जा रहा है सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, कि वो क्वांटम सेफ हो जाएं, और यदि वो नहीं होंगे तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो सब के सब क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन की ओर भागने लगे। अब एक बॉडी है जिसको बोलते हैं NIST, जो स्टैंडर्डाइजेशन करती है इंक्रिप्शंस का। वो पिछले 10-12 साल से रिसर्च कर रही थी क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन ढूंढने के लिए। जो हमारे लेगेसी इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हैं वो सारे पॉलिनोमियल है, मैथमेटिकल है। तो मैथमेटिकल या पॉलिनोमियल इंक्रिप्शन जितने भी हैं वो सारे क्वांटम क्रैक कर सकता है। अच्छा। लेकिन अब उन्होंने प्रपोज किए लैटिस बेस्ड इंक्रिप्शंस, जो मल्टी डायमेंशनल कैलकुलेशंस करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशंस करते हैं, वो क्वांटम क्रैक नहीं कर सकता। तो उन्होंने 3 ऐसी एल्गोरिदम उन्होंने रिसर्च की 10-11 साल, पूरी दुनिया से जो भी रिसर्च हो रही थी वो इनवाइट किए गए, कंपटीशन हुआ, बहुत सारा एवोल्यूशन होने के बाद फाइनली 3 इंक्रिप्शन उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि भाई ये ऐसे हैं जो क्वांटम अटैक को भी सस्टेन कर देंगे, क्वांटम भी इनको नहीं क्रैक कर सकता। उसमें है क्रिस्टल काइबर, क्रिस्टल डिलिथियम और फैल्कन, ये 3 है। पर ये तीनों बनाए US ने। तो जापान ने कहा मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि आज कह रहा है ये नहीं करेगा, कल के दिन बैकडोर लेके बैठे हो, हमें क्या पता। तो जापान ने अपना इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दिया बनाना। अभी जापान अपने लेके आ रहा है। लेकिन सवाल ये है, US के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता ना। नहीं करता है सर, अभी चल ही रहा है तो भरोसे के पे, क्योंकि बाकी सारे इंक्रिप्शन भी तो हम भरोसे पे चला रहे हैं। नहीं, ये जो कुछ ना कुछ बैकडोर के साथ भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं। हाँ, ये है कि इनके पास इनका खेल रहता है, और इसी वजह से US का कुछ बुरा नहीं होता, सबका होता रहता है। हाँ। पर इसमें इंक्रिप्शन अपना ले के आने में एक प्रॉब्लम है। मैं सामने वाले से बात कैसे करूंगा? आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इस लैंग्वेज में बात करूंगा, पर वो लैंग्वेज मुझे आती नहीं है। तो इंक्रिप्शन A एंड पे जो है वही B एंड पे होना चाहिए, तब तो कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो आप कंपैटिबल सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते। बट इसलिए अपना लाने की जरूरत है कि कुछ ऐसे सिस्टम है जहां हम बाहर वालों से बात ही नहीं करना चाहते। जैसे डिफेंस है, मिलिट्री की बात मिलिट्री है, हम आइसोलेटेड सिस्टम रखते हैं, हमें वो नहीं ओपन इंटरनेट एक्सेस कर देना है उसको। तो वहां पर इस तरह के encryption नहीं, एक आइसोलेटेड सिस्टम तो पैन इंडिया भी होना चाहिए ना। होना ही चाहिए। कल के दिन किसी भी वजह से जब माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच हुआ, अभी हुआ तो था ये। तो 90 कंट्रीज बैठ गई और 6-8 घंटे के अंदर करोड़ों का नुकसान हो गया, अरबों का हुआ। पर एक कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि यार इसकी वजह से हुआ? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों?
अभी यही चीज़ किसी और कंट्री की वजह से हो जाती, रगड़ देते उस कंट्री को, पेनल्टी लगा देते, सैंक्शन लगा देते कि हमारी भैया तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है, उसकी वजह से 90 कंट्रीज़ में एयरपोर्ट नहीं चल पा रहे हैं, ट्रेन नहीं चल पा रही हैं, बहुत सारी कंपनीज़ इम्पैक्ट हो गई। कारण क्या था ये तो साहब? बिना कहे हुए ज़ीरो अटैक कर दिया। हाँ, और कारण क्या दिया गया? कि साहब वो एक पैच आया था क्राउड स्ट्राइक का और उसकी वजह से हो गया। सॉरी, 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 सॉरी। सॉरी? आपको पता है सिस्टम काम कैसे करता है? यदि कोई पैच आता है ना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, वेंडर का जो आपके मेन सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड है, तो 7 लेयर टेस्टिंग होती है कम से कम। पहले तो वो टेस्ट करता है आपके एनवायरनमेंट, पहले अपनी टेस्टिंग करता है, फिर आपके एनवायरनमेंट में टेस्ट करके वो रिलीज़ नोट्स देता है आपको कि प्रॉपर्ली पास्ड हैं सारे टेस्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं है। फिर वो आप रिसीव करते हो, फिर आपकी टीम टेस्ट करती है कि कोई इम्पैक्ट तो नहीं है इसकी वजह से। फिर इंटरनल टेस्टिंग, एक्सटर्नल टेस्टिंग, फिर ऑन सिस्टम टेस्टिंग, उसके बाद रिलीज़ होकर आप कस्टमर और वेंडर को रिलीज़ कर देते हो। आप कह रहे हो पैच आया था, सिस्टम बैठ गया, ये 7 टेस्टिंग ऐसी पास हो गई थी फिर। पहली चीज़। दूसरा कि चलो बैठ गया, तो अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए ना यार, गलती किसकी है? हमारा तो नुकसान हुआ है ना, मर्डर हो गया पर किसी ने नहीं किया, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि साहब पूरे विश्व में सिस्टम स्टैंड स्टिल कर गए और वो कह रहे नहीं नहीं कोई गलती नहीं। फिर बलि का बकरा बनाया किसको इन्होंने? इन्होंने कहा क्राउड स्ट्राइक गलती है, ये गलती है। माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन कितनी है? मोर देन $3 ट्रिलियन। यदि माइक्रोसॉफ्ट गलती मान लेता शेयर्स। तो उसके शेयर गिरते, हम्म। कम से कम 10 से 15% तो गिरते। 10 से 15% उनके शेयर गिरने का मतलब है कि एक पाकिस्तान सड़क पे आ जाता, जी। 500 बिलियन तो गया, या उससे भी ज़्यादा। 300, 350, 500। इतनी है, 250-300 बिलियन की इकॉनमी है। तो उन्होंने कहा यार इतना बड़ा नुकसान तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने सारा ठीकरा फोड़ दिया क्राउड स्ट्राइक पर। उसकी वैल्यूएशन कितनी है? 80 बिलियन। उनका शेयर गिरा, उनका 15% शेयर गिरा, कितना नुकसान हुआ? 8-10 बिलियन। हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ने कहा ये हमसे ले लेना भाई। आप कई बार बलि का बकरा ढूंढ लेते हो क्योंकि आप इतने बड़े होते हो। हमारे यहाँ मर्डर किया बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोगों ने, रोड पर कुचल दिया लोगों को, और आज तक प्रूव नहीं हो पाया। बॉलीवुड स्टार्स ने किया, कोई कह पाया कि साहब यही खेल हर जगह हो रहा है। टू बिग टू फेल है ये सर। वापस आते हैं सर, हम बिगेस्ट अटैक ऑन इंडिया पे थे। सबसे बड़े ग्लोबल अटैक्स कौन से थे? बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए एक इंटरेस्टिंग अटैक बताता हूँ। सोनी टीवी पर अटैक हुआ। सोनी उस समय एक फिल्म बना रहा था, वो थी नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है उसके ऊपर, किम जोंग उन के ऊपर, उसके ऊपर। और ये फिल्म का नाम था द इंटरव्यू। उसमें क्या होता है कि यूएस के 2 लोग हैं जो किम जोंग उन का इंटरव्यू लेते हैं और उसको असैसिनेट कर देते हैं, मार देते हैं, ऐसा कुछ थी फिल्म। तो वो बुरा बुरा नाराज हो गया वो आदमी। उसने कहा यार ये क्या फिल्म है, मजाक कर, मतलब ऐसे कर रहे हैं। तो उसने पहले सोनी को बोला होगा किसी तरीके से कि इसको रिलीज नहीं होने देना, वो एडमेंट थे। तो उसने हैकर हायर किया, उसने कहा बर्बाद कर दो सोनी को। तो अटैक हुआ। सोनी का जितना डेटा था, जितना आईपीज थे, सब लीक हो गया मार्केट में। ऐसा अटैक हो। पहले तो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, पहले तो वो सब उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, बाद में हुई रिलीज। लेकिन ऑलमोस्ट 100 मिलियन या कुछ का नुकसान उस समय हुआ, या इससे ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं, बट इतना हुआ कि सोनी को उससे रिकवर होने में 10 साल लगे। मतलब सब कुछ एक फिल्म public। के चक्कर में रगड़ दिया एक कंपनी को। इस तरह से यूक्रेन और रशिया का तो आपको पता ही है। 2015 क्रिसमस के टाइम पर यूक्रेन की बिजली चली गई। उसमें ठंड बहुत होती है, जैसे अभी चल रहा है, और वहाँ पर हर चीज़ Winter is coming, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है वहाँ पे। सारे जो हीटिंग Heating। सिस्टम है घर के, सब जगह के। तो बिजली जाने का मतलब है कि लोग मर भी जाएंगे, ऐसा वाला है, क्योंकि उनके पास कोई बैकअप सिस्टम नहीं है। तो ऐसा हुआ, पैनिक हो गया कि साहब बिजली चली गई है और अब पता नहीं कब आएगी। और बिजली जाती नहीं जहाँ ना, वहाँ पर तो ये उम्मीद भी नहीं होती कि अब आएगी कैसे, मतलब कोलैप्स हो गया सिस्टम, कॉन्फिडेंस टूट जाता है लोगों का। और वो रशिया ने कराया था। तो आप सोचो, सिर्फ आपकी बिजली, इंडिया में तो चलो बिजली चली जाए तो हम
आदी हैं थोड़े से, तो शायद हम मेंटली कई बार प्रिपेयर्ड होते हैं, इसमें शॉक्ड तो नहीं होंगे। वहाँ तो देसी, हाउ इज़ इट पॉसिबल? सेम फिर हुआ 1-2 साल बाद, 2 बार ऐसा हो चुका है यूक्रेन के अंदर, एंड दे लॉस्ट नॉट ओनली इकोनॉमी बट आल्सो लाइफ। तो इस तरह की चीज़ें, बट फिर वो रिकवर होके वापस सस्टेन कर जाते हैं। पर ये कुछ प्रोमिनेंट है। फ्लोरिडा के अंदर एक वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम था, जो सरकारी सिस्टम होता है जिससे कि प्यूरिफिकेशन करके वाटर सप्लाई होता है, क्योंकि जो टैप वाटर होता है वहाँ वही पिया जाता है हर जगह विदेशों में ना। जो नल के अंदर पानी आता है वो सीधे आप ड्रिंक करते हैं, तो उसका प्यूरिफिकेशन उस क्वालिटी तक का होता है। तो किसी ने नोटिस किया कि जो पानी निकल रहा है प्यूरिफिकेशन सिस्टम से, उसका कलर बदल गया। तो तुरंत वो हॉज पाइप डिस्कनेक्ट किए गए और पैनिक हो गया और टेस्टिंग शुरू हो गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो पता पड़ा कि किसी बंदे ने, इनका जो पूरा का पूरा सिस्टम था प्यूरिफिकेशन का, वो इंटरनेट पर था, ऑनलाइन था। समबडी हैक्ड इट। तो जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए केमिकल ऐड किया जाता है पानी में, उस केमिकल की क्वांटिटी इतनी बढ़ा दी थी कि वो पानी जहरीला हो गया था। माय गुडनेस। और यदि वो पानी टैप तक पहुंच जाता और लोग पी लेते, तो लाखों लोग मरते, लाखों लोग बचा ही नहीं सकते थे आप। तो ये डैमेज हो सकता है सिर्फ तो एक छोटे से hack से। ये जो आपने सारे एग्जांपल्स दिए, इसमें सर हम एक चीज देख रहे हैं, सारे ग्रिड्स को कनेक्ट कर देते हैं हम। ग्रिड्स को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को कनेक्ट किया, नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट वेस्ट, फिर हम इसको बांग्लादेश तक ले जाएंगे, म्यांमार पर ले जाएंगे, ग्रिड कनेक्टिविटी की बात करते हैं। वैसे ही हम वाटर की भी बात करते हैं। एवरीथिंग एक ही जगह कनेक्ट कर देंगे हम, हाँ। सारी नहरें बना के पानी ओह कनेक्ट। हाँ, मस्त एकदम, ठीक है, बिल्कुल। बड़े बड़े प्लान ऐसे बना रखे। फिर इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बन जाता है, बिल्कुल और वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एसेंशियली डिजिटली ही इन चीज़ों को handle- ऑटोमेटेड कर देते हैं, पूरा स्कैडा बेस्ड कर देते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। आपको पता है कि तो इसमें अगर इंटरफेरेंस हो गया हाँ, ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम में, तो फिर पूरा सिस्टम कोलैप्स करता है। तभी तो कहता हूँ, जितना आप इंटीग्रेट करते जाएंगे उतना आप रिस्क ऐड करते जाएंगे, इतना वल्नरेबल हो जाएंगे। अभी किसी भी सिस्टम को सिक्योर करने की तो अप्रोच, साइबर वाइज वी शुड हैव डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स। वही वही मैं कह रहा हूँ कि इस समय किसी भी सिस्टम को सिक्योर करने की अप्रोच पता है पहले क्या होती है, कि डिसेंट्रलाइज कर दो, एयर गैप कर दो। सेग्रीगेटेड करो। क्योंकि जितना आप इंटीग्रेट होगा उतना रिस्क बढ़ता जा रहा है। आपने आईटी और ओटी दोनों मिक्स कर दिए, पूरा कंपनी बैठ जाएगी। अभी यूके के अंदर ये जो जगुआर है उस पर अटैक हुआ, 2 महीने तक प्रोडक्शन नहीं हुआ है। क्यों? कंपनी पूरी बैठ गई, सप्लाई चेन बैठ गई, साइबर अटैक हुआ। टाटा का जो, कैसे कैसे हाउ? सो अभी मल्टीपल रूट कॉजेज आइडेंटिफाई हुए हैं, बट हुआ क्या कि जो उनका वन ऑफ दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन अटैक। सप्लाई चेन अटैक क्या होता है कि आपके जो पार्टनर्स या वेंडर्स हैं, उनके थ्रू जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, यू ट्रस्ट दैट कम्युनिकेशन, कि यार ये जो कम्युनिकेशन है तो ट्रस्टवर्दी सोर्स है ना, किसी ने उसको हैक कर लिया और उसके थ्रू कुछ भेजा, तो आप गए। तो आपके सिस्टम सिक्योर थे, आपके पैरामीटर सिक्योर थे, बट आपने कुछ चैनल ऐसे खोल रखे हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। जैसे कि मुझे किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियंस को हैक करना है, तो मैं सीधे उसका फ़ोन टारगेट करूंगा तो शायद कभी भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी प्रोविजंस, चेक एंड बैलेंसेस प्रॉपर होंगे। पर मैं ट्राई करूं कि यार इसके नेटवर्क में कौन कौन है, ड्राइवर है, कुक है, जिनसे ट्रस्ट करता है, सेक्रेटरीज हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, और फिर देखो उनमें से कोई गलती करते और एक बार उसका फ़ोन गया तो मैं इसका भी उड़ा दूंगा, क्योंकि Okay. उसके थ्रू जब कम्युनिकेशन होगा। हाई तो प्रोफाइल लोगों trust को कर ऐसे लेगा। टारगेट किया जाता है। इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। मैं एक यूएस में एक बैंक का सिक्योरिटी असेसमेंट कर रहा था, तो उनके सीईओ ने मेरे से कहा कि अमित जी 75 साल पुराना बैंक है, कुछ मिलेगा नहीं आपको, हमारा कोई इंसिडेंट ऐसा कभी हुआ नहीं, और हम रेगुलर ऑडिट करते हैं, पूरा सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं। तो मैंने कहा 2 दिन दे दीजिए, यदि कुछ नहीं मिला तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा कि आप बेस्ट हैं। तो उसे मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया, उसने कहा ठीक है ट्राई कर लो। 2 दिन मैंने अपने होटल में कुछ नहीं किया, कोई उनका स्कैनिंग नहीं की, मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया। मैंने देखा कि इस बैंक के वेंडर्स कौन कौन हैं, सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी वेंडर्स। तो मुझे एक न्यूज़ मिल गई कि इस बैंक ने अभी एक लीगल फर्म को हायर किया, लॉ फर्म को लीगल सर्विसेज के लिए। मैंने उस लॉ फर्म का सर्वर स्कैन किया, ईमेल सर्वर, वो डीमार्क कंप्लाइंट नहीं था। यदि आपका ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं है तो मैं आपकी ईमेल से किसी को भी ईमेल भेज सकता हूँ, आप ही का ईमेल जाएगा और वो ट्रस्ट कर लेगा। तो मैंने उस लॉ फर्म के ईमेल आईडी से एक ईमेल बैंक के सीएफओ को भेजी विद ए रिक्वेस्ट टू शेयर सम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, कि ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए केस के रिगार्डिंग। उसने भेज दिया। अगले दिन मैंने दिखा दिया, मैंने देखो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये आपकी सिक्योरिटी है। ये अटैक की बात कर रहा हूँ मैं। आप अपने पैरामीटर तो सिक्योर करके बैठे हो,
पर जो आपके ऑफिस में आ रहा, अभी पता कैसे कैसे अटैक होते हैं। अभी कंपनी का मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, एक बंदा इम्प्लांट करा दिया गया कंपनी में, हायरिंग करा दी, हाँ, मोल। मोल है, वो बैठा है वहां पे, वो धीरे धीरे ट्रस्ट बनाएगा 6-8 महीने, उसके बाद अटैक होगा। आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आप उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाते हो कि ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो ह्यूमन इंट और हाँ, साइबर। वो इस हद तक ट्रोजन बन के बैठा है कि वो अटैक करते समय अपने सारे डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट भी कर देता है, क्योंकि वो अंदर का ही है ना, तो आपको एविडेंस ही नहीं मिलता। और ये जो चाइनीज जो सेक्स स्पाइस थी, ये भी तो यही काम कर रही है। यही तरीका अब साइबर स्पेस में ज़्यादा आसान हो गया है। ऑनलाइन जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, हाँ, जितने आपने देखा कि अभी लगातार इस तरह के कुछ केसेस हुए जो इंडियन साइंटिस्ट थे या कुछ सीनियर ऑफिशियल्स थे जो ट्रैप थे, हनी ट्रैप्ड। हनी ट्रैप जो थे, हम्म। सारा खेल शुरू हुआ था ऑनलाइन। मिले तो वो कभी भी नहीं थे उससे। आप ऑनलाइन किस हद तक लोगों को कन्विंस कर देते हो, जो शायद इन पर्सन उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार आप बॉडी लैंग्वेज जज कर लोगे, ये कर लोगे, एंड विद एआई इट हैज बिकम मच मोर इजी। आप डिजिटल रिस्क के जब केसेस देखते हैं ना, तो जब मैं विक्टिम से बात करता हूँ कि यार तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं लगा कि सामने वाला तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है? कहते नहीं। मैंने क्यों? कह रहा यार बड़े अच्छे लोग थे। मैंने कहा ऐसे कैसे अच्छे लोग थे? तो एक सक्सेना जी हैं जिनके संग डिजिटल अरेस्ट हुआ लखनऊ में। मेरी उनसे बात हो रही थी तो बोले अमित, जब वीडियो कॉल पे मैं था उस पुलिस वाले से जो फर्जी पुलिस वाला था, तो मेरे पीछे कुछ किताबें रखी थी। तो उसने मेरे से कहा कि हम आपके पीछे किताबें क्यों रखी हैं? तो मैंने कहा मैं राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ। अच्छा, आप लिखते हैं? क्या लिखते हैं? बोले मैं कविताएं लिखता हूँ। तो हाँ, सुनाइए। तो बोले मैंने सुनाना शुरू कर दिया। वाह, क्या कविता लिखते हैं आप तो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, आप तो बहुत शरीफ आदमी लग रहे हैं, आपको हम जल्दी छोड़ देंगे, आप फटाफट कीजिए काम। आप देख रहे हो ह्यूमन साइकोलॉजी से कैसे खेलते हैं। उनको पता है कि इसको कैसे एंगेज करके रखो कि ये डाउट ही नहीं करेगा कि नॉर्मल आदमी लगे। हाँ, आपको लगे नॉर्मल ही है, ये क्यों फेक होगा, मतलब यदि पुलिस वाला नहीं तो। इस हद तक चीजें करना अब आसान हो गया ऑनलाइन, बिकॉज अब सामने बंदा है ही नहीं। तो जितने भी लोग सीनियर पोजीशंस पर हैं, उनके जितने कम डिजिटल फुटप्रिंट रहेंगे उतना देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यदि आप हर जगह हैं तो आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। अभी एआई टूल ऐसा भी आ गया है कि यदि मैं आशीष के बारे में सब कुछ पता करना चाहूँ एंड बिकॉज यू आर एक्सपोज्ड, तो मैं आपकी इस हद तक प्रोफाइलिंग कर सकता हूँ कि आपकी साइकोलॉजी किसी भी मुद्दे के प्रति क्या होगी, आपकी ओपिनियन क्या होगी। एंड एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर है महाराष्ट्र के ही, वो एआई पे बड़ा काम करते हैं, तो मैं नाम ले ही देता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ मैं रिवील करने वाला नहीं हूँ। ब्रजेश सिंह जी हैं जो जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र साइबर, पहले आईजी थे वो, अभी एडीजी ऑफिसर है। तो एक दिन वो मुझे अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाने लगे, बोले मैंने एआई पे ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, मैं देखो। तो उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस को प्रोफाइल कर रखा था बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स डेटा, कि जो यूट्यूब पे इंस्टा पे जो उनके ट्वीट हैं उनको लेकर प्रोफाइल कर दिया। बोले ये मॉडल है, मैंने ट्रेन कर लिया। अब बोले ये मैं किसी भी मुद्दे पर उसकी ओपिनियन मांगूंगा ना तो वो उसी हिसाब से देता है, उस बंदे के हिसाब से। तो मैंने कहा अच्छा चलो टेस्ट करते हैं। तो हमने कुछ ऐसे सेंसिटिव चीज़ें उस समय चल रही थी, बातचीत शुरू की, एंड आई वाज शॉक्ड। Accuracy. बिल्कुल एक्यूरेसी इन द लहजा, Language. लैंग्वेज, द वे, द ओपिनियन, इट्स सो वेल मैप्ड। तो चलो ये तो बड़े लोग हैं, यदि आम आदमी के संग ऐसा होने लगेगा। चलिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा यूट्यूब जो लोग करते हैं उनके लिए। तो यूट्यूब में सिर्फ वो आते हैं ना, ट्रांसक्रिप्ट्स आते हैं वीडियो के नीचे। तो आप किसी भी जो आपका फेवरेट क्रिएटर है उसके 10 ट्रांसक्रिप्ट फीड करके डालिए एआई को। आप उसको बोलिए आई एम टीचिंग यू, तो आप उसको फीड करते जाइए। फिर आप उसके टाइटल्स दीजिए, डिस्क्रिप्शंस दीजिए। फिर अब आप उससे बोलिए नाउ बिहेव लाइक हिम एंड राइट अ स्क्रिप्ट ऑन दिल्ली पोल्यूशन, वो लिख देगा। बिल्कुल लिखे। तो ये मॉडल भी वैसे ही चले, खासतौर से जजेस हैं, पर्सनैलिटी राइट्स इसलिए ले रहे हैं लोग। और ये बहुत बड़ी सर्विस होगी मेरे से। मैं चाहता हूँ कि मैंने जितनी किताबें लिखी, मैं 9 किताबें लिख चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी किताबों से कोई एआई कभी ट्रेंड हो ही ना। आई वांट दिस, क्योंकि जैसी ट्रेंड हो गया तो वो मेरी जैसी कहानियां लिखना शुरू कर देगा। फिर मेरी क्या जरूरत रह गई? सही बात है। भाई मेरी यूएसपी ही ये है कि जिस तरीके से मैं कहानियां लिखता हूँ वो शायद एआई कभी मिमिक नहीं कर सकता,
जब तक वो मेरे डेटा से ट्रेंड हो। हमारे सबके डीएनए अलग हैं, हमारे एक ही चीज़ पे हम आर्टिकल लिखवाते हैं तो अलग लिखते हैं। अब मान लीजिए दुनिया इवॉल्व होते होते ऐसे हो गई कि सब चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं, हम कितना भी रोक लें करेंगे तो है ही। सही बात है। आज की डेट में मैं नोटिस करता हूँ कि 40% जो न्यूज़ आर्टिकल हैं चैट जीपीटी से लेके आ रहे हैं। अरे कभी-कभी तो वो सर उसका वो एक्सटेंशन भी रह जाता है। हाँ, ऐसा भी हुआ है कि हाँ, फँस गए कॉपी पे, इतना फास्ट हो रहा है। ऑटो, वो भी ऑटो बॉट से चला के। हाँ। तो जब मोबीक्विक का कांड हुआ तो मुझे एक जर्नलिस्ट का कॉल आया कि साहब वो टीवी पे डिबेट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं थोड़ा बिजी था तो मेरे पास पॉइंटर्स नहीं थे, तो मैंने ऐसे चैट जीपीटी से बोला कि अभी मोबीक्विक केस हुआ है, जरा इसका कुछ पॉइंटर्स दे दो। मैं ठीक है। हाँ, तो उसने मुझे कुछ पॉइंटर्स दिए कि ये रूट कॉज था, ये मुद्दा था, ऐसे करके बाकी तो मैं अपना ऐड कर ही दूंगा। लास्ट में उसने लिखा एफआईआर की कॉपी भी चाहिए। ओह भाई! तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कॉल लगाया वहाँ गुड़गांव पुलिस, मैंने कहा साहब ये एफआईआर कब हुई? बोले 3 घंटे पहले। मतलब 3 घंटे में किसी जर्नलिस्ट के पास वो एफआईआर आ गई, उसने वो एफआईआर चैट जीपीटी को देखकर न्यूज आर्टिकल भी लिखवा लिया। इट इज सो फास्ट। तो जब चीजें जेनरिक हो जाएंगी ना कि ये वाला आर्टिकल भी वैसे ही आ रहा है क्योंकि हर आदमी उसी टूल से लिखवा रहा है, तब सबसे ज्यादा वैल्यू पता है किस चीज की होगी? रियलिटी की, कि अलग कहाँ है अब इसमें। अभी इंस्टाग्राम क्या कर रहा है पता है? अभी इंस्टाग्राम और ये मतलब रील्स में जनरली बहुत सारे वो आ रहे थे। मतलब आपकी मैं पूरी बना दूंगा एक प्रोफाइल। हाँ, वो आज तक अंजना ओम कश्यप भी तो बताती हैं ये कि मैं एक अलग हाँ, बना रखा है। तो मैं आपको मतलब ट्रेन कर दिया, आपके सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ा दिए, जितने आपने पॉडकास्ट दिए मैं सब ट्रांसक्रिप्ट आपका किताब फीड कर दिया, और मैं बोलूँ आपके जैसा दिखने वाला एक बंदा बोलता रहे। ठीक है, तो ऐसे चैनल्स बना रखे थे लोगों ने। अभी इंस्टाग्राम ने बोला अपना ह्यूमन फेस दिखाओ भाई तो ज़्यादा व्यू मिलेंगे, तो एडिट भी मत कर भाई। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना कि ह्यूमन कहाँ है। करेक्ट करेक्ट। एक टाइम में यही आएगा सर, 6 अलग अमित दुबे चल रहे चल रहे हैं। हैं। और आप तो बता भी रहे थे कि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो जो अभी तो आपको ऐसे रियल दिखा रहे हैं। जस्ट इमेजिन सुधीर चौधरी है ना, तो वो कंप्लेन कर रहे थे, ट्वीट देखा मैंने उनका कि भाई, और एक्चुअली मैंने वो जाके लिंक क्लिक किया, भाई हू बहू आवाज रजत शर्मा की, हू बहू आवाज। इतने शैतान बच्चे हो गए हैं, और ये बच्चा कोई कर रहा होगा, मतलब ही हाँ हाँ, देखिए मस्ट नॉट बी इवन डूइंग अ जॉब, जस्ट वो किसी का वीडियो देखा हाउ टू मेक अ, सीख लिया ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना, और वो कर रहा है क्योंकि उसके थंबनेल खराब था। तो मुझे समझ आया कि ही इज स्टिल ट्राइंग। और सर 9 लाख व्यू, 6 लाख व्यू रजत शर्मा तो की। वही मैं आपसे बोल रहा था कि मेरे वीडियोस की रील निकाल के मतलब 15-20 तो इंस्टा हैंडल मैंने देख लिए, यूट्यूब 10-12 चल रहे हैं शॉर्ट्स जिसमें मेरे, और उनके लाखों 2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए। हाँ। मेरे खुद के यूट्यूब का उतना नहीं। और उसमें सारे मेरे ही वीडियो पड़े हैं। तो ये तो रियलिटी है। सर तो हमारी बात हो रही थी टाइप्स ऑफ ग्लोबल साइबर अटैक, और इसमें हम मतलब सबसे बड़े इवेंट्स की बात कर रहे थे। तो इसमें मैं आपसे ये पूछ रहा था स्टक्स नेट, और क्योंकि बार बार आता है ना कि इजराइल कभी भी, और यहाँ पे 2 अटैक्स की बात मैं करना चाहता हूँ, एक ये पेजर वाला और दूसरा ये स्टक्स नेट, कि ये बार बार इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे डिरेल कर देते हैं, और क्या ये एक्चुअली हो सकता है? तो ये सबसे खतरनाक टाइप का जो वेल नोन अटैक हुआ है स्टक्सनेट, इट वाज अ मैलवेयर जो यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू इन्फिल्ट्रेट किया गया था ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट फैसिलिटीज़ में। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना, उसमें यूरेनियम को सेग्रीगेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन इस्तेमाल होता है। जो वो रोटर चल रहा होता है ना, उसमें पार्टिकल डाले जाते हैं और उसके बाद गुड क्वालिटी और लाइट पार्टिकल अलग अलग कर लिए जाते हैं यूरेनियम के, यूरेनियम एनरिचमेंट बेसिकली सेंट्रीफ्यूज में बेसिकली होता है। सेंट्रीफ्यूगल जो हाँ, फोर्स के थ्रू। हाँ। तो वो उसमें करीब 1000 मोटर्स लगी हुई थी, रोटर्स जो चलते हैं, वो एकदम से ब्लास्ट हो गए, मतलब बंद हो गए काम करना। और वो क्यों हुए? क्योंकि जो इनके बैकबोन पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको स्टक्सनेट मेलवेयर के थ्रू इन्फेक्टेड किया गया, जबकि इनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो इंटरनेट से सेग्रीगेटेड था, वो इंटरनेट पर था ही नहीं, वो एक आइसोलेटेड नेटवर्क था, जो आप बोल रहे थे ना कि अलग था, एयर गैप था बिल्कुल। एयर गैप था बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, अटैकर्स ने यूएसबी पेन ड्राइव क्रिएट की जिसके अंदर वो मेलवेयर था, और उसको वेंडर्स के थ्रू, सप्लायर्स के थ्रू, इनके एम्प्लॉयज़ को कभी फ्री दे देना, पहुंचाते गए धीरे धीरे भरते गए, मतलब ईरान के इतने अंदर। ईरान के अंदर। और वो अननोइंगली कभी एक ऐसे सिस्टम में लगा
एक सिस्टम में पहुंचा तो उसने इंटरनली स्प्रेड करना शुरू कर दिया। वो सेल्फ क्लोनिंग मैलवेयर था। ओ भाई, और फिर एक दिन उन्होंने धप्पा किया जब पूरा का पूरा प्लांट बैठ गया। तो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटैक था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक्चुअली आपने तो इसको मैं एक बार फिर से आपने जो क्रोनोलॉजी बताई वो बड़ी सिंपल थी कि आइसोलेटेड था, हम्म, तो इन्होंने एक यूएसबी पेन ड्राइव दिया और ये यूएसबी पेन ड्राइव ईरान में फिजिकल प्रेजेंस क्रिएट करने लगी। हाँ और जब वो उसमें एक सेल्फ क्लोनिंग मालवेयर था, और जब वो इतना बढ़ गया कि वो फाइनली सिस्टम तक पहुंच गया, पहुंच गया तो मेन इनको सर्वर मतलब तक। ये पता नहीं था कि किस दिन अटैक होगा। नहीं, ये तो पीएलसी सिस्टम को इन्होंने सीमेंस के पीएलसी सिस्टम थे जिनको एक्सप्लॉइट किया गया था, और उसमें 4 जीरो डे वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई थी। मतलब ऐसी 4 वल्नरेबिलिटीज थी जो सीमेंस को पता ही नहीं थी, और ये काफ़ी लंबे समय से थी। तो आप सोचिए कि नॉर्मली क्या होता है कि सिमेंस इज जर्मन कंपनी। नॉर्मली क्या होता है कि यदि कोई 0 डे वल्नरेबिलिटी आए तो वो बहुत ज़्यादा देर तक छुपा के रख पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे एक्सप्लॉइट होना शुरू होता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है। ओके, इसका मतलब है कि ये ऐसी वल्नरेबिलिटी थी जो रोकी गई पैसा देके कि किसी और जगह कोई एक्सप्लॉइट मत करना, क्योंकि हमें इतना बड़ा अटैक करना है। सो प्रॉब्ली दे पे टू नॉट गेट इट स्प्रेड। ये भी एक स्ट्रैटेजी थी। यदि वो जरा कोई सा कोई भी ना कुछ कोई इनसाइडर तो होगा ना। डेफिनेटली। देखिए आप व्हाई आई आस्क्ड जर्मनी, वो क्योंकि हाँ ये होता है। इसके बाद में एक और अटैक की बात करूंगा जिसमें हिंट मिल जाएगा आपको कि कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं। हम्म। क्योंकि जब इसका रूट कॉज निकाला गया कि ये किया किसने, तो इसके पीछे अभी तक एट्रीब्यूट नहीं हुआ है स्टक्सनेट, आपको पता है। अच्छा, पर जो हिंट मिलता है वो मिलता है यूएस और इजराइल एक जो साथ। मिलके किया था। हम्म। और इजराइल के ग्रुप का नाम भी मिलता है जो एक एपीटी ग्रुप है कि उन्होंने किया था। ये भी स्टैब्लिश्ड है, बट नॉट मोसाड। नॉट मोसाड। तो एक अब इंटरनली मोसाड कनेक्टेड है तो नो बडी नोज, बट जो न्यूज़ है पब्लिक न्यूज़ है उसके हिसाब से एपीटी ग्रुप उनका इस चीज़ के लिए ऑथराइज किया गया, एंड विदाउट यूएस सपोर्ट इट वाज नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल है। तो उसमें किया गया। एक्चुअली तो प्लान इनका ब्लास्ट करना था, जो नहीं हुआ, रुक गया प्लांट। और उस वजह से, क्योंकि ये भी हो सकता था कि वो उसमें होता क्या कि जिस स्पीड से वो चल रहे हैं और जो स्पीड दिख रही है आपको वो मिसमैच थी। तो वो ज़्यादा स्पीड से चल रहे थे और इनको ये कंट्रोल्ड स्पीड दिख रही थी। तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम था वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया और वो ओवर स्पीडिंग के कारण क्रैश कर गया। पर वो फट भी सकते थे, पर शायद वहाँ ऐसे डिटेक्टिव रेगुलेटर्स थे जिसकी वजह से वो बचा। जैसे कि अभी जब ये पेजर ब्लास्ट हुआ, ये मोबाइल फ़ोन फटे, ये भी सप्लाई चेन अटैक किया। क्योंकि जब एक ही कंपनी कोई चीज़ बना रही है, पेजर हर कंपनी तो बना नहीं रहे, पेजर यूज़ ही क्यों कर रहे थे, उन्हें पता था कि मोबाइल हैक हो जाता है, तो हम एक ऐसी चीज़ लेके चलते हैं जो हैक ही ना हो। तो उन्होंने कहा हैक नहीं होगी तो ब्लास्ट तो करा ही देंगे। सो बेसिकली दे इंश्योर्ड कि जो ये पेजर है इसके अंदर जो बैटरी है वो प्रॉपर RDX के संग हो, क्योंकि वो बैटरी ब्लास्ट का फिर से उन्होंने impact सप्लाई नहीं था। चेन मतलब बैटरी हाँ, उन्होंने बैटरी ही रिप्लेस की, और उसके सिर्फ बैटरी रिप्लेस नहीं की, उन्होंने उस पेजर का सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया, क्योंकि वो टाइमिंग बेस्ड था, वो रैंडम ब्लास्ट नहीं हुआ है। किसी ने कंट्रोल्ड ब्लास्ट किए हैं, किसी ने मैसेज भेजा और तब ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि वो एक साथ फटे हैं सारे। और वो इस वजह से पैनिक हुआ, क्योंकि एक का फटता तो वो शायद दूसरे पर लीक हो जाती है ना इन्फॉर्मेशन, तो गजब था ये। इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक करना कि आप एक सप्लाई चेन कंप्रोमाइज करते हो, और लीक तक नहीं हो रहा है, कहीं किसी को पता लीक नहीं हो रहा है, क्योंकि कम से कम 1-1.5 साल पुरानी स्ट्रैटेजी होगी कि कब ये लोग खरीदेंगे पेजर, कहाँ से सप्लाई होंगी। जॉर्डन के थ्रू गए थे ये सारे पेजर, सप्लाई होते जॉर्डन के थ्रू। तो वहाँ ये भी कहा जाता है कि वहाँ रुका उनका जो ट्रक है कुछ दिन, तो हो सकता है वहाँ चेंज किए गए हैं। बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज होते हैं जब एक पूरा का पूरा सप्लाई चेन होता है ना। फिर जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है वहाँ कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्रोमाइज किया गया होगा कि भैया तू ये फीचर डाल देना कि जब मैं मैसेज करूँगा तो वो बैटरी को इस वोल्टेज पर ट्रिगर करेगा जिससे वो ब्लास्ट कर जाएगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हुए बिना नहीं हो सकती। फिर बैटरी रिप्लेस करना, तो कौन बैटरी बना रहा है, देन ओनली दिस कैन बी डन। आप जैसे कोई और भी एग्जाम्पल लें, हम सोलर विंड करके एक अटैक हुआ। सोलर विंड एक कंपनी है जो डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देती है, जो आपके कंपनी के अंदर जितने भी डिवाइस हैं उनका ट्रैफिक मॉनिटरिंग करना और उनको मैनेज करना, राउटर्स हैं, सर्वर्स हैं, जितनी भी डिवाइस। तो एक सोलर विंड का एक पैच रिलीज हो रहा था और उस पैच के अंदर एक मैलवेयर इंट्रोड्यूस कर दिया गया।
बैकडोर। अब जब आप किसी, जो अभी क्राउड स्ट्राइक के संग हुआ है, उस तरह का कुछ मामला था, जब कोई पैच आता है तो आप वेंडर ट्रस्ट करते हो और उस पैच को अपडेट कर देते हो। तो ये पैच या सोलर विंड का सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट यूएस की हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता था, और ये 9 महीने तक अंदर रहा बैकडोर। 9 महीने तक ये डेटा लेते रहे, कंट्रोल करते रहे, और उसके बाद फायर आई करके कंपनी है जिन्होंने डिटेक्ट किया कि ऐसा बैकडोर पड़ा हुआ है, इतने दिनों से डेटा आपका बाहर जा रहा है। और इसके पीछे था कौन? रशिया। तो ये एट्रीब्यूशन जब तक होता है तब तक तो खेल हो चुका होता है। 9 महीने यदि किसी का डेटा गया तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही चला गया। आपने एपीटी की बात की थी, तो एपीटी में आपने दूसरे नंबर पे, मतलब पहले 4 में चाइना, पाकिस्तान और तुर्की है, और ये एक्सेस तो बन चुकी है। तो क्वेश्चन ये है कि ये लोग इजराइल से सीख तो रहे होंगे इस टाइप के पेजर, मोबाइल, वायरलेस सेट्स। देखिए, सीख के किसी चीज़ को रिपीट कर पाना साइबर स्पेस में बड़ा मुश्किल होता है। आपको यूनिकनेस बना के रखनी पड़ेगी। अब आप चाहोगे आप पे जब ब्लास्ट कर दोगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीज़ अब एक्सपोज हो गई है। ओके, आपको हमेशा एक नई वल्नरेबिलिटी, एक नया तरीका, नया अटैक वेक्टर चाहिए होता है। आप सोच के उसने वैसा कि हम भी वैसा कर लेंगे तो मैं अटैक सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ऐसे चांसेस इस तरह के लेवल बहुत कम है। बिकॉज एक बार ये अटैक हो जाता है तो सारे अपने आप को सॉफ्ट जो प्रोविजनिंग है सिक्योर कर लेते हैं उसको लेकर। अब आपको कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैं डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कर रहा हूँ। ये जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं आमतौर पे या तो एंड्रॉयड है या एप्पल है। अगर ये मैनिपुलेशन पेजर में हो सकती है, मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने आप को मान लीजिए आइसोलेट किया है, बट आप फ़ोन तो यूज़ करते होंगे ना, सारी एजेंसीज फ़ोन यूज़ करती हैं। वो फ़ोन में बैटरीज हैं, वो सब कुछ है जिसको ट्रिगर किया जा सकता है, रिमोटली भी किया जा सकता है। तो क्या मतलब हमने इसके लिए कुछ, क्योंकि रिमोट, नॉर्मली क्या होता है, आपको आपको पता है कि जब ऑल दीज थिंग्स कैन बी पोटेंशियल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। डेफिनेटली हर वो डिवाइस जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो चलता फिरता बॉम्ब बन सकती है। वो कोई भी, क्योंकि आजकल क्या है कि जो हमारी बैटरीज भी हैं वो भी, पहले क्या होता था 250-300 mAh की बैटरी होती थी, आज 8000 10,000 mAh की तो बैटरी होती है फ़ोन में। दैट इटसेल्फ इज़ डेंजरस। लेकिन इसके अंदर जो बैटरी डिवाइस ड्राइवर होता है वो रेगुलेट करता है कि यदि कल के दिन ओवर हीटिंग हो जाए तो फ़ोन बंद हो जाता है। आपने नोटिस किया कि आईफोन शट डाउन हो शट डाउन हो जाता है, एंड्रॉयड में भी प्रोविजन है, पर कई सारे चाइनीज़ फ़ोन फट भी जाता है क्योंकि उनके यहाँ वो बैटरी डिवाइस ड्राइवर उतना इफेक्टिव नहीं है या उतना रेगुलेटेड नहीं है, प्रोविजनिंग नहीं है, तो फट जाएंगे वो, ओवर हीटिंग से फट जाएंगे या ओवर चार्जिंग से फट जाएंगे। फटता है तो डैमेज होता ही है। कई बार तो कान का पर्दा उड़ गया या हाथ हाथ फट गया, बहुत कुछ हुआ है। तो ये चलता फिरता बम तो है। सवाल ये है कि किस दिन कौन इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए एज ए वेपन यूज़ करने वाला है। जिस दिन वो करेगा वो कर सकता है, रोक नहीं सकता। कल के दिन इज अ मैटर ऑफ चेंजिंग अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बाय फोर्स ओवरचार्ज अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो यू कैन, मतलब लैक्स ऑफ पीपल। पर उसकी मतलब उस चीज़ को पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको कई लेयर पर चीज़ें इम्पैक्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कि आईफोन है, आईफोन में कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट होना, लेट्स गो टू चाइनीज मोबाइल। मैं ये हाँ, पूछना चाह रहा हूँ, ये इनबिल्ट तो कर सकते हो आप। चाइना वही मैं कह रहा हूँ की जो कंपनी है, हाँ, उस लेवल पे डाल तो इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। क्या हमने जब एलिगेशंस लगा रखा है इन मतलब ग्लोबली, जैसे हुआवे की बात करते हैं या जेटी, हुआवे, ओप्पो, वीवो, कि भाई ये एक तरीके से दे आर पार्ट ऑफ द चाइनीज स्टेट। ये डेटा कलेक्शन सेंटर्स बना रखे हैं उन्होंने, मोबाइल से पूरा डेटा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से वी आर ऑन इन अ हॉट बॉर्डर विद चाइना, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या ये जो हमारे चाइनीज फोन्स हैं, अभी तो यूएस छोड़िए, मैं कह आपको रहा पता है हुआवे के जो राउटर्स थे उस पर ऑलरेडी ये चीज़ आइडेंटिफाई की गई थी कि दे आर सेंडिंग डेटा टू चाइना। हूँ, यस, उसके बाद हुआवे की कई सारी डिवाइसेस को गवर्नमेंट सेक्टर में बैन कर दिया गया। डिफेंस में तो पूरी तरीके से बैंड है, जी, एंड नॉट ओनली इंडिया, यूएस यूएस ने में। किया। तो मोबाइल में नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिस ट्रिगर स्टार्टेड फ्रॉम यूएस, हम्म। इट डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। तो मैं ये सर पूछना चाह रहा हूँ कि मोबाइल में एट अ क्रिटिकल जंक्चर ये लूपहोल क्रिएट कर देना, ये जो आप बोल रहे हैं ना, बैकडोर क्रिएट कर देना, देयर इज नो रेगुलेशन, मतलब रेगुलेट नहीं कैसे, नहीं, कौन हो करेगा? सकता हो,
अभी तो सवाल ये भी आता है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कोई सर्टिफिकेशन किसी डिवाइस को लेना ही नहीं पड़ता। अच्छा। क्या भारत सरकार ने जो इम्पोर्टेड डिवाइसेस हैं उनको हम्म। कोई टेस्टिंग साइकिल से गुजार कर कोई सर्टिफिकेट दिया कि नहीं ये साइबर सेफ है? नहीं दिया। यू आर ट्रस्टिंग ब्रांड, दैट्स इट। बट वो ब्रांड क्या कर लेगा यदि वो मैन्युफैक्चरिंग किसी ऐसी जगह हो रही है जहाँ पर फाउंडेशन ही कंप्रोमाइज है? ये तो हो गई। और ये अभी नहीं हुआ, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कई सारे चाइनीज़ फ़ोन में हमने टेस्ट करके देखा था जहाँ पर डेटा शेयर होता था चाइनीज़ सर्वर से। देयर वर मल्टीपल एप्लीकेशंस जो जिनका काम ही यही है। नहीं, जो फ़ोन में इनबिल्ट थी, अच्छा। जो डेटा बाहर भेज रही थी। इनफैक्ट हमने सीसीटीवीज़ में देखा, सीसीटीवी में जो सर्वर रूट होते थे, होता क्या है जब आप एक वाईफाई कैमरा खरीदते हो तो आपको एक ऐप दे दी और आपने कैमरा लगा दिया। वो ऐप का सर्वर। हाँ, वो बिना सर्वर के ऐप डेटा कैसे एक्सेस करेगी? वो आपके कैमरे से सीधे डेटा नहीं ले रही है। कैमरा किसी सर्वर पे डेटा भेजता है, फिर सर्वर से आपकी ऐप लेती है। ऐसे होता है ना, बिना किसी सर्वर के रोल के डायरेक्ट तो हो नहीं रहा। डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता। हम्म। तो सर्वर तो चाइना में होता था और वो फ्री देते थे आपको। वो तो और उन्होंने फोन की कॉस्ट में बिल्ड कर दिया था ना कि 4,500 2,500, अब 2,500 का फोन ले रखा अब है। 1,500 का जो कैमरा ले रखा अब है, 1,500 का आ रहा है। 1,500 का आ रहा है। वाईफाई कैमरा। अब आप सोचिए कि वाईफाई कैमरा 1,500 का आ रहा है और आपको लाइफ टाइम होने का सर्वर फ्री है। क्यों भाई? उसका कॉस्ट नहीं है। Amazon का डेटा मार्केट में मिल जाता है डार्क वेब पे। हर डिवाइस का मिलता है। नहीं, Amazon का जैसे अमेजोन इतनी सारी Address। सर्विसेज दे रहा है, जैसे अमेजोन की एलेक्सा से लेकर। एड्रेस। हाँ, क्योंकि देखो अमेजोन के भी डेटा लीक हुए हैं, तो दो तरीके से डेटा मिलता है। जब आप कहते हो कि डेटा मिलता है तो मिलता क्यों है? क्योंकि जितने भी ये प्रोमिनेंट कंपनीज हैं, कभी ना कभी इनके डेटा लीक हुए हैं। चूंकि लीक हुए हैं तो वो डार्क वेब पर अवेलेबल है, डंप बिकते होते हैं। डार्क वेब पे बिकते हैं। हम्म। और इस वजह से ओयो का हुआ है कभी? आई एम नॉट श्योर ओयो का, मुझे ब्लिंकिट, ब्लिंकिट का हुआ है, आधार। आधार का भी हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जो डेटा बेसिस हैं, आपने बोला ना कि मोल्स इसको यूज करेंगे किसी को कोई काम करना हो, तो वो किसी एक बंदे का मैक्स प्रोफाइल बना सकते हैं पूरा आज। बिल्कुल, जैसे कि डोमिनोज का डेटा लीक हुआ हम्म। और मैंने आपका मोबाइल नंबर डाला, तो मुझे पता पड़ जाएगा पिछले 10 साल में 15, जब से आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, कभी आपने ऑर्डर किया तो डिलीवर कहाँ हुआ, क्या कॉन्फ़िगरेशन था, वो हर मिल गया। दैट इटसेल्फ इज योर साइकोलॉजी एक्चुअली। टेस्ट बनता है, उसके बेस पे भी मैं अटैक कर सकता हूँ। और होता है। गेट अ फ्री पिज्जा, गेट योर फेवरेट फ्री मैं पिज्जा कुछ भी टुडे। कहानी कर दूं, मैं कहूँ कि आशीष जी, मैं कॉल करता हूँ, आपने 22 तारीख को पिज़्ज़ा खाया था? हाँ साहब। इस एड्रेस पर डिलीवर हुआ था? हाँ साहब। ये कॉन्फ़िगरेशन था? हाँ साहब। ये कोक और ये सब भी था? बिल्कुल साहब। 864 रुपये का बिल था? हाँ साहब, यही था। आपकी तो लॉटरी लग गई सर, मॉरिशस की ट्रिप है आपकी, आप अभी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, अभी बोर्डिंग पास आएगा आपको, अभी 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 कर लीजिए। आपने क्यों भरोसा किया? वो छोड़िए, फ्री पिज्जा दे दीजिए, मैं तो उतने पे भी कर ले वो आप उतने पे भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। मतलब आप सोच रहे हो कि हमने आपको सेलेक्ट किया, आप हमेशा पेपी पनीर हाँ। खाते हैं, है ना, और आपने हमेशा डोमिनोज के साथ ही रखा। और ये आदमी इतना कन्वीनियंटली कर लेता है। मुझे एक जर्नलिस्ट ने कहा कि आप हज़ारों लोगों को एक साथ हैक कर सकते हैं। मैंने ट्राई करते हैं, तो मैं ताज होटल में गया, एक इवेंट था CII का, मैंने एक प्रिंट आउट निकाला, QR कोड उस पर प्रिंट किया और ऊपर लिख दिया फ्री वाईफाई। 2 मैंने कहा इधर लगा दो, 2 यहाँ चिपका दो विद द लोगो ऑफ द इवेंट ऑर्गेनाइजर। जब मैंने अपना सेशन खत्म किया तो 8 लोग इंस्टॉल कर चुके थे एप्लीकेशन। तो फ्री वाईफाई एक 5 स्टार होटल में जो लोग आए हैं, वो ऐसे तो नहीं है कि उनके पास वाईफाई इंटरनेट के पैसे नहीं है देने के। हाँ। भाई प्रोमिनेंट लोग ही आते हैं। जब उनमें से 8 ने कर लिया, तो यदि मैं किसी मेले में लगा दूंगा तो लूट ही लूंगा मैं लोगों को, पैसे निकाल लूंगा। सीधी बात। फ्री वाईफाई का मैं लगा देता हूँ 4 पोस्टर मेले में, मुझे मिल ही जाएंगे 100-200 लोग जो लूट जाएंगे। अगले दिन उनके अकाउंट से UPI से पैसे निकल रहे होंगे। अभी एक केस आया सर, मैं नागपुर पुलिस की ट्रेनिंग देने गया था जी। तो ट्रेनिंग के बाद सारे ऑफिसर्स मेरे संग बैठ गए, सारे ACPs और साइबर सेल के। बोले साहब जो अभी केसेस हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ब्रेक थ्रू कैसे अचीव करें। तो उन्होंने एक केस बताया, बोले अभी क्या हो रहा है, फ़ोन चोरी होता है और तुरंत UPI से पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहते नहीं साहब हो रहा है। मैंने कहा आईफोन से भी? बोले हाँ आईफोन से भी। तो उन्होंने मुझे ऐसे 25-30 कंप्लेंट आई थी वो दिखा दी। उसके बाद
NPCI का लॉग भी दिखाया कि साहब देखिए ये फ़ोन चोरी हुआ इस तारीख को इस टाइम पर, ये लॉग है, इसका मतलब हार्डली 15 मिनट के अंदर पैसे निकले हैं। मैंने कहा, ये थोड़ा स्ट्रेंज है, यदि आईफोन चोरी होता है और उसके बाद कोई उसमें से पैसे निकाल रहा है तो उसको पहले आईफोन का पासकोड चाहिए, फिर उसको UPI का भी पासकोड चाहिए, दोनों कैसे वो 5 मिनट में क्रैक कर लेता है, फिर तो खेल हो जाएगा दुनिया में। तो मैंने कहा रुको मुझे सोचने दो, तो मैं दिमाग लगाया, गूगल किया, तो फिर मुझे ट्रिक पता पड़ गई। अब ये ट्रिक बताते हैं। आपको पता है कि जो UPI पेमेंट है वो कीपैड फ़ोन पे भी हो जाता है, जो फीचर फ़ोन होते हैं। यदि आपके पास एक कीपैड फ़ोन है, स्मार्टफोन नहीं है, तो उस पर डायल कीजिए *99#। मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको एक मेनू खुल जाता है, हाँ जिसके थ्रू आप UPI पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, फॉर नॉन स्मार्टफोन यूजर्स। ये तो स्मार्टफोन है ना, हाँ, इस पे भी करते हैं ना, *99#। मेन्यू खुल जाएगा बेसिकली, खुल गया सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी। अब आप 1 2 3 4 क्लिक करेंगे और है ना। हाँ, यदि आपके आईफोन से सिम निकाल के मैं एक दूसरे फ़ोन में फ़ोन में लगाऊँ, *99# करूँ, तो मुझे आईफोन का पासकोड तो चाहिए नहीं। हाँ अब मुझे सिर्फ चाहिए UPI पिन, हाँ, क्योंकि यदि UPI पिन है तो मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। डन। इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो UPI पिन रीसेट का ऑप्शन है। हाँ, मैं आपका UPI पिन रीसेट कर सकता हूँ। ओ भाई, अब UPI पिन जैसे ही मैं रीसेट करूँगा तो ये OTP मांगेगा। तो मैं नहीं, OTP तो खैर रिसीव, हाँ, आएगा। वो तो सिम है ही ना, फ़ोन चोरी हुआ तो सिम तो मेरे पास है ही। हाँ 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 हाँ, आपसे आपके डेबिट कार्ड के 4 डिजिट मांगे जाएंगे, अच्छा, जो बैंक अकाउंट। हाँ, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो डेबिट कार्ड के 4 डिजिट मुझे कैसे मिलेंगे, बहुत आसान है। आपके जो डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट है, हाँ, वो भी मैं पता कर सकता हूँ। अब आप बताइए कि आपने एक ओपन चैनल दे दिया ना क्रिमिनल को, फ़ोन नहीं चोरी वो होता 4 है। डिजिट तो बैंक के एम्प्लॉय से पता चल चुके हैं, मेरे पास डेटा है तभी तो मैं ये सब नहीं, कर रहा हूँ। पर जिसने चोरी किया है वो बैंक के एम्प्लॉय तक तो नहीं पहुंच रहा है। नहीं तो उसके पास ये लीक्ड इन्फॉर्मेशन है ना हाँ, कहीं, मैं लीक गूगल डेटाबेस, करूंगा मतलब। लीक डेटाबेस में है, हाँ, ये इन्फॉर्मेशन है, और इस वजह से वो इतना बड़ा रिस्क हो जाता है। खास तौर से जब आप आईफोन के बारे में बात कर रहे हो तो हम ये ट्रस्ट करके चलते हैं कि नहीं नहीं आईफोन मच मोर सिक्योर, एक परसेप्शन बना हुआ है, पर फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पिताजी लोगों का मॉडल अच्छा काम करता है ना, इस अकाउंट का कोई UPI ही ना हो। हाँ, एक्चुअली एक ट्रिक मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं चाहता कि डिजिटलाइजेशन रुके, पर मैं ये डेफिनेटली चाहता एक हूँ कि भारी हम, अकाउंट साइड होना चाहिए सर। एक तो भारी अकाउंट साइड होना चाहिए, दूसरा आप रेगुलेट कीजिए अमाउंट, UPI पेमेंट एक दिन में कितना हो सकता है, ऐसा नहीं कि निकल जाए पूरा, तो आप लिमिट कर सकते हो ऐप के अंदर जाके कि इतना ही हो। दूसरा, आप अपने सिम को लॉक कर सकते हो। अपने फ़ोन के अंदर जाएँ, सेटिंग्स में जो मोर सेटिंग्स हैं, उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा एडवांस सेटिंग्स में, सिम पर लॉक लगा सकते हो आप। तो सिम पर एक पिन लगा दोगे, अब वो सिम यदि दूसरे फ़ोन में लगेगा तो आपसे पिन माँगा जाएगा। तो वो मिसयूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो सिम चलेगा ही नहीं उस फ़ोन में, वो *99# कैसे चला लेगा? ये वल्नरेबिलिटी थी, ये गैप है जो आइडेंटिफ़ाई तो ये होता है। गैप या फिर क्या कर फिर सकते प्लग हैं? इन हुआ। नहीं हुआ अभी, अभी तो है, अभी तो पिछले हफ्ते की तो बात है जब मैंने आइडेंटिफ़ाई किया, अभी तो लुटेंगे लोग। अभी तो आप पॉडकास्ट आपका वायरल हुआ तो बच जाएँगे कुछ लोग, नहीं तो लुटेंगे। जिनके फ़ोन चोरी हो रहे हैं, उनके से निकलेंगे पैसे। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो आपका सिम है आप ई-सिम रख लें। हम्म, यदि फिजिकल सिम की बजाय ई-सिम होगा, जो QR कोड होता है, एंड इफ दैट इज़ इन योर फ़ोन, तो वो फिर स्वैप नहीं हो सकता, मतलब वो दूसरे फ़ोन में जा ही नहीं सकता। तो फिर आप सेफ। ये सब बेस्ट है सर। लिखा पढ़ी वो जो पर्चे वाला सिस्टम है ना, कि अपने अकाउंट से जाके अपने बैंकर से मिलके पैसा निकाल रहे हो, पिताजी वाला मॉडल। नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी में बड़ा नुकसान करता है। जब आप देश की इकोनॉमी बढ़ाना चाहते, आज की आपको पता है कि भारत का GDP का जो रिफ्लेक्शन है, वो नहीं कह रहे हम हाँ, इन जनरल नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि एक तो 3 4 अकाउंट रखो, सब में थोड़ा थोड़ा डाल के रखो, और जो आपको एक्चुअली, क्योंकि हम लोग का क्या आदत है सर कि सेविंग अकाउंट में पैसा वो डाले रहते हैं जो एक्चुअली में सेव किए रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि हाँ, तो या तो उसे लॉक कर दो, RD FD, या हाँ, या ऐसा बैंकर कर को बोल दो भाई किसी और तरीके से, जब तक मुंह ना देखो तब तक। अरे FD भी तोड़वा के निकल जाते हैं पैसे। क्या बात कर। एक बेंगलोर का मेरे पास केस आया आप, उस बंदे को कॉल आया डिजिटल अरेस्ट वाला अच्छा, कि आपका कुरियर फंसा हुआ है, तो उसने थोड़ी देर बाद उसके समझ में आ गया शायद उसने अपने फादर से बात कर ली और उस लड़के ने फ़ोन काट दिया। फिर उसके फादर का मुझे फ़ोन आया कि सर ऐसा ऐसा हुआ था और वो डिजिटल अरेस्ट का अटेम्प्ट था, पर बेटे ने कुछ नहीं किया और फ़ोन काट दिया, और उसने तुरंत अपना बैंक अकाउंट भी फ्रीज करा दिया।
और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सारे एक्शन लिए, तो नाउ वी आर सेफ। हाँ, नाउ यू आर सेफ। कुछ निकला तो नहीं? बोले कुछ नुकसान नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं निकला, हमने तो कुछ दिया ही नहीं। वेरी गुड, ठीक है साहब। 10 दिन के बाद इन्होंने अपना अकाउंट अनफ्रीज कराया। जब अनफ्रीज कराया तो पता पड़ा कि इनके नाम से एक लोन लिया जा चुका है क्या हुआ? और पैसा निकल चुका है। कैसे लोन मैंने कहा लिया? यार ये कैसे हुआ? एंड दिस वाज ट्रू। मतलब कि कई सारे ऐसे सिस्टम में लूप होल हैं कि आप सोच रहे हो कि आपने पैसा नहीं दिया है, पर वो कोई दूसरा कोड आया होगा लोन वोन का अप्रूवल का, वो जो शॉर्ट लोन मिलते हैं ना बैंक से, वो निकाल के उसने वो डिसबर्स करा लिया कहीं पे कुछ परचेज के लिए। होता क्या है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप डिसबर्स होती हैं डायरेक्टली उस अकाउंट में जहाँ से आप चीज़ें खरीद रहे हो। जैसे कि आप सीधा वेंडर को जाएंगे। हाँ, जैसे आपने ट्रक लेना है, कंज्यूमर लोन। ट्रैक्टर, कंज्यूमर लोन, तो उस केस में क्या होता है कि एक लेवल का पेमेंट सीधे उसको जाएगा। तो उसने एक फर्जी कंपनी खोल रखी है और उसके नाम पेमेंट सीधे आपके अकाउंट से निकलवा देता है लोन लेके। वो लोन अप्रूवल का प्रोसेस ब्रेक करता है, उसमें कोई ओटीपी चाहिए होता है, वो निकलवा लेता है आपसे। तो आपने पैसा भी नहीं दिया होगा तो आपके नाम से लोन चला गया। मतलब ये तो आप कुछ नहीं करके फंस गए। हाँ, इस तरह से। मैं आपसे ये वाले क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था कि ओवरऑल जो आपने बोला ना, डेबिट कार्ड का डेटा है, ब्लिंकिट का डेटा है, अमेजोन, तो मैं आपकी बिहेवियर को एनालाइज करके, आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करके किसी इंडिविजुअल पे बड़े आराम से एक लॉजिस्टिकल हिट कर सकता हूँ। यही खतरा है। जो जब मुझसे लोग कहते हैं कि आप फ्यूचरिस्टिक खतरे क्या हैं साइबर क्राइम में, तो सबसे बड़ा खतरा है कि एआई विल डू ऑल दैट जॉब फॉर हैकर्स और क्रिमिनल्स। हैकर, जब मैं बोलता हूँ ना कि क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। वो आपके बारे में जितना जानेगा उतना आपको आसानी से हैक कर लेगा, योर ब्रेन। क्योंकि आपकी कमजोरियां पता है उसको, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अभी इसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है या लड़का ढूंढ रहा है कोई, या इसकी जॉब ढूंढ रहा है, या ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है, या ये डिप्रेशन में है, या इसकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, या इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, क्या चल रहा है। यदि उससे लिंक्ड उसने अटैक वेक्टर बना लिया तो आप फंसोगे ही, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का फोकस ही वहाँ है इस समय। आप इग्नोर कर ही नहीं पाते हो। जब एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल की जर्नलिस्ट ट्रैप हो गई, क्या यूएस में प्रोफेसरशिप का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑफर आ गया उनको कि आप प्रोफेसर। अच्छा, निधि राजदान। हाँ जी, वो क्या ट्रैप था? बहुत फनी था बेटे। देखिए, तो मैं एग्जांपल एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ मैं, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि बहुत आप एजुकेटेड हैं या पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्ट हैं, या आपका हाई आईक्यू है, तो आप बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप रादर जितना आपका ईगो बड़ा है ना, उतना आसानी से ट्रैप होंगे। क्योंकि आप ये मान के चलते हो ना कि आप तो हैं। मतलब मैं आपको बोलूँ कि आशीष जी, आपको भारत रत्न मिलने वाला है। अब आशीष जी यदि सातवें आसमान पे ही रहते हैं और आशीष को लगता है कि नहीं मैं तो डिजर्व करता हूँ, तो ट्रैप हो जाओगे। फिर तो आप फंसोगे। या मैं दिला देता हूँ, आपको लगता है यार ये तो फिर 2-3 मेल करवा दो। हाँ, देखिए अभी आपको गृह मंत्री जी से मेल आएगी, खेल हो जाएगा। तो आप जितना अपने आप को बड़ा समझते हो ना, उतना आसानी से फंसते हो। तो भाई जितना हम बोल रहे हो कि भैया मेरी नहीं है हैसियत, रहने दे भाई। एक बार अपना चेहरा देखो, फिर दोबारा जाके चेहरा देखो। अब आप देखो जो लड़के लुटे हैं कि लड़की की एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, अब भाई साहब लड़की लालायत है आपके पीछे। इन जनरल नहीं होता, बट हाँ। और आप वैसे मतलब इन पर्सन किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, और सोशल मीडिया पे वो वीडियो कॉल कर रही है आपको, तो अब आप मान कैसे लिए? मतलब ये जो एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि बंदा इतना डेस्परेट है। नहीं, वास्तविकता पहचानने की आंखें बंद हो जाती। सेम होता है कि पैसा डबल हो रहा है साहब। मुझे एक बंदे का फोन आया, कहता है कि साहब मेरे ना 16 करोड़ चले गए। कैसे? गुजरात का एक डायमंड मर्चेंट था। 16 करोड़ चले गए? हाँ, तो मैंने कैसे गए, डिटेल भेजिए, कहाँ पैसा ट्रांसफर हुआ, निकालेगा। तो मुझे पता पड़ा कि इसने एक्चुअली 4 करोड़ लगाए थे, वो ऐप में 16 करोड़ दिख रहा था बढ़ते बढ़ते। अब इसके दिमाग में बैठ गया कि मेरे तो 16 करोड़ गए। मैंने कहा भाई तेरे 4 करोड़ गए, समझे? ये जो हवा दिख रही थी ना ऐप में लगाया था मतलब? तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम फ्रॉड होता है। इसमें क्या होता है, कोई आपसे पिरामिड, ऑनलाइन पिरामिड। हाँ, नहीं, आपसे बोलते हैं कि साहब ये इसमें पैसे डालो तो आपके डबल ट्रिपल हो जाएंगे। ये शेयर हमने एआई के थ्रू क्रैक कर लिया है, एल्गोरिदम, और आप देखिए आप ही डालना है, आप ही को कंट्रोल करना है। आप अलग दुनिया में रहते सर। क्या क्या केसेस है आपके पास? तो भाई उसने वो ऐप इंस्टॉल कर ली, पैसे डालना शुरू किया, उसको लग रहा है कि उसका दिख रहा है पैसा डबल होते हुए, मतलब 20-25% से बढ़ रहा है हर हफ्ते, और वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, वो खुश है भाई।
और उसके दिमाग में प्लानिंग भी हो गई है कि अब इसका करना क्या है, और सब कुछ हो गया है, और एक दिन पैसे विड्रॉल करने की कोशिश करेगा तो लॉक, कुछ नहीं कर सकता। फिर वो पुलिस के पास जाएगा कि मेरा 16 करोड़ का नुकसान हो गया। पर 16 करोड़ उसके नाम में ऐसा हद तक बैठ गया है कि अब मैं उसके 4 करोड़ लौटा भी दूं ना तो भी हार्ट अटैक शांति आएगा उसको। शांति नहीं मिलेगी। तो आप देख रहे हो, जिंदगी इल्यूजन है। जिंदगी वो मतलब स्क्रीन देख के खुश था। हाँ, उस स्क्रीन ने आपको विश्वास दिला दिया कि आपके 16 करोड़ हैं। अब आप 16 करोड़ के लॉस से अपने आप को विलग कर ही नहीं पा रहे हैं। आप ये मान चुके हैं कि मेरे 16 करोड़ हो चुके हैं। डायमंड मर्चेंट। अब आप मेरे से बहस कर रहे हैं कि मेरे 16 करोड़ वापस कराओ। मैंने कहा भाई 16 करोड़ कभी हुए ही नहीं थे तेरे। एंड ही इज डायमंड मर्चेंट। इज नॉट अ सिंपल मैन। हाँ, समझ मतलब आती आप है ऐसा उसकी। तो नहीं कि मूर्ख हो। एक्चुअली हमने ना मूर्खता को काफी अंडररेट कर रखा है। हर आदमी मूर्ख है कुछ हद तक। हम्म। हम उसको अलग कैटेगरी में नहीं रख सकते। वो किस वजह से मूर्ख बनेगा, बस ये अलग है। ये उसकी वीकनेस है। ये क्या था? अभी जो ऐसे बोइंग का क्रैश हुआ था, तो इसमें भी लग नहीं रहा था, मतलब इट वाज अ नेचुरल एक्सीडेंट। मतलब लोगों को कभी भी भरोसा नहीं हुआ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, यू नो। तो कैन यू क्रैश लाइक अ पैसेंजर प्लेन, ये अपनी हैकिंग अटैक से, साइबर अटैक से? सी बिल्कुल पॉसिबल है। और जिस तरह की चीजें, ये अकेला ऐसा क्रैश नहीं था। पहले तो इससे पहले लगातार बोइंग के ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर के ऐसे क्रैशेस होते हैं क्या? मतलब अजीब सा पैटर्न है कि इम्पोर्टेंट मिलिट्री पीपल जा रहे हैं, या कोई किसी को खटक रहा हो, कोई लीडर, उनकी क्रैशेस होते हैं। और क्या इसमें कुछ साइबर होता है? आज की डेट में कोई भी आर्मी या मिलिट्री अटैक बिना साइबर स्पेस इंट्रूजन के होता ही नहीं। जैसे मैं आपको बोलूं, जब जब ये इजराइल पर लगातार हमास ने वो भेजे मिसाइल, जिसकी वजह से पूरा वॉर शुरू हुआ, तो इजराइल के पास तो डोम सिस्टम है, आई डोंट नो। डिटेक्ट कर लेता। तो क्यों नहीं किया भाई? जिस सिस्टम को लेकर हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, वो तो वो भी कर सकता था ना। इसका मतलब था कि एक साइबर अटैक हुआ उससे पहले, और उस डोम सिस्टम को बेकार किया गया, डिकैपेसिटेट कर दिया गया। या वो नहीं डिटेक्ट कर पाया, या उसको पता था कि यार इस तरह का हम स्पीड या इस तरह के हाइट पर जाएगा मिसाइल, तो शायद डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वल्नरेबिलिटी। तो वो जो भी गैप था वो पता था ना, दैट इज कॉल्ड साइबर अटैक। वो पहले हुआ क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मुझे निकालनी है कि कहाँ ये चीज फेल हो जाती है, और उसके बाद आई यूज इट विद इन हाफ एन आवर। जब तक वो उस चीज को पकड़ा है तब तक मैं ठोक दूं उसको, क्योंकि आदमी डिटेक्ट करके फिक्स तो कर ही लेगा, लेकिन मैं इतना भी मौका ना दूं। सो बेसिकली जब भी कोई साइबर क्राइम भी होता है ना, तो उससे पहले एक क्राइम हो चुका होता है। जब भी कोई अटैक होता है तो उससे पहले एक साइबर अटैक हो चुका होता है। अटैक की जब मैं बात करूं, फिजिकल अटैक, एक साइबर लेवल पर, जैसे कि पहलगाम पे भी जो हुआ, तो आपको नहीं लगता कि इससे पहले पूरा रेकी हुआ है, पूरा इंफॉर्मेशन गैदर की गई है, या कहाँ पर हम लोकल सपोर्ट है, लोकल प्लानिंग सपोर्ट हुई होना है, चाहिए, क्योंकि जो लोग गए रुकेंगे हैं, कहाँ, ठोकेंगे किनको? क्योंकि वो ऐसे तो नहीं गए मारा भाग गए, कब अटैक करेंगे। उन्होंने ये तक प्लान कर रखा था कौन सा ग्रुप आएगा, जत्था कौन सा आएगा। एग्जैक्टली। और उनके आपको पता है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी थे। एक वीडियो मिला जिसमें वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यदि ये फैलता तो हम प्लान बी पे जाएंगे। तो इसका मतलब ये सब तक प्लानिंग है। और जब प्लानिंग होती है तो साइबर स्पेस से ही इंफॉर्मेशन गैदर होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ट्रैवल का डेटा लीक हुआ था जिसमें, क्योंकि एलटीसी पे बहुत सारे इसमें सरकारी मुलाजिम थे, हाँ, और इंटेल तो के मैं कह लोग रहा हूँ थे। कि क्या क्या चीजें कंसीडर करके वो अटैक प्लान होता है। कुछ मतलब सर नेवी के और फोर्सेस के बंदे, मतलब यूनिफॉर्म फोर्सेस के, आर्म्ड फोर्सेस के, और साथ में इंटेल के इसमें मुलाजिम थे, अपने फैमिली के साथ गए थे। फिर जो कम्युनिकेशन के लिए ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इंटरसेप्ट ना हो, सर्वेलेंस में ना आए, तो कभी जेंगी यूज़ करेंगे, कभी थ्रीमा ऐप यूज़ करेंगे। अभी आपने जो डेली ब्लास्ट में देखा, सारे डॉक्टर्स थ्रीमा ऐप यूज़ करते थे। थ्रीमा थ्रीमा इज़ एन ऐप जहाँ पर आपकी पहचान छुप जाती है। आपका मोबाइल नंबर और टेलीग्राम सिग्नल नहीं, टेलीग्राम सिग्नल फिर भी दे देता है डेटा कुछ हद तक, आप लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज मांगे, थ्रीमा से वो भी नहीं मिलता। सर। जीरो डे आपने मुझे समझाया, हमने बोइंग के ऊपर बात की, आपने बताया कि इट कैन बी डन, दिस काइंड ऑफ कोई भी ऐसा अटैक होता है। तो एक हुआ था 2016 के आसपास, एक हैकर था, उसने बोइंग के इसी मॉडल को जो क्रैश हुआ,
इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू इसका थ्रस्ट कंट्रोल कर दिया था, और थ्रस्ट वही होता है जिसे टेक ऑफ के टाइम पर चाहिए होता है। सो वो सारी डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया, वो बंदा जेल चला गया। लेकिन फिर बोइंग ने एक पैच रिलीज़ किया, अपडेट किया। तो उन्होंने कहा कि हम इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो कंट्रोलर सिस्टम है फ्लाइट का, उसको अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे। ये हो सकता है कि हर एक फ्लाइट में ये पैच अपडेट ना हुआ हो, क्योंकि कई बार मेंटेनेंस इश्यूज आते हैं, कई बार उस अपडेट के कारण कुछ इशू आ जाते हैं तो रिवोक कर देते हैं, बहुत कुछ होता है सॉफ्टवेयर्स के केस में। से आपके फ़ोन में कोई पैच अपडेट किया, पता पड़ा फ़ोन में कुछ और नया इशू आ गया, नया प्रॉब्लम आ जाता है। है हाँ, ना? हाँ, तो हाँ। उस तरह की सिचुएशंस में हम रिवोक कर देते हैं, और वो वल्नरेबिलिटी रहेगी सिस्टम में जब तक वो प्लेन रहेगा। अब ये तो नहीं पता कि इस प्लेन में वो पैच अपडेट हुआ था, नहीं हुआ था। जैसे कि अभी एयरबस के संग ऐसा हुआ, उन्होंने कुछ प्लेन अपने हॉल्ट करा दिया कि भाई इनमें कुछ एक पैच अपडेट होना है। मतलब कुछ ऐसी क्रिटिकल बात है जिसके लिए वो आप ये रिस्क लेने को तैयार हो कि पूरा बिजनेस हैम्पर कर जाए। करीब 3000 प्लेन रोके गए अभी इंडिया में जो नहीं यूज़ हो पा रहे हैं। जब पैच अपडेट होगा तब यूज़ होंगे। तो ये सिचुएशन ये हमें बताती है कि देयर इज़ ऑलवेज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि ये अटैक एक साइबर अटैक हो। और यदि कोई ये सब जानता था कि ये बोइंग के सिस्टम में वो पैच अपडेट नहीं है और इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू थ्रस्ट अपडेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है कि टेक ऑफ के टाइम पर उसको उतना मिले ना थ्रस्ट और वो गिर जाए। अभी रिसेंटली एक जीपीएस स्पूफिंग हुआ था। बिल्कुल, दिल्ली एयरपोर्ट पर। सो जीपीएस सिस्टम नेपाल में भी ये बोल रहे थे, नेपाल में भी क्या मतलब, नेपाल ने भी अलर्ट इशू कर दिया था। दिल्ली मुंबई की फ्लाइटें अफेक्ट हो रही थी। तो ये होता क्या पहले समझते हैं। हाँ। देखिए, जीपीएस सिग्नल 3 तरीके से, वही CIA ट्रायज है। हम्म। या मैं आपका जीपीएस सिग्नल डिसरप्ट कर दूं कि आपको सिग्नल मिले ही ना और आप लोकेट ही ना कर पाओ अपने आप को। हाई पावर सिग्नल भेजा, जैसे कि जैमर्स होते हैं, जी। जैमर किया, अनअवेलेबल हो गया, तो जितना भी नेविगेशन है जीपीएस बेस्ड है वो रुक जाएगा। आमतौर पर जब फ्लाइट हवा में होती है तो वो सिर्फ जीपीएस पे डिपेंड नहीं करती, उसके अंदर 2 और नेविगेशन सिस्टम होते हैं। एक नेविगेशन सिस्टम होता है जो हिस्टोरिकल डेटा उसके पास है, उसके बेस पर भी वो नेविगेट कर सकता है, और एक और असिस्टेड नेविगेशन होता है जिसके बेस पर यदि लाइव जीपीएस उसको नहीं मिल रहा है वो तब भी अपना ट्रैक पकड़ सकता है, वो डिसओरिएंटेड नहीं होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस तो गिरता ही है एकदम से। तो ऐसा पहले भी हुआ कि ईरान के ऊपर से एक फ्लाइंग जोन है जिसके ऊपर से कुछ फ्लाइट जाती थी और उनको जीपीएस सिग्नल मिलना बंद हो जाता था। तो उन्होंने कंप्लेन किया, तो पता पड़ा वहाँ पे कोई टेस्टिंग चल रही थी जिसकी वजह से ऐसा होता था, तो फिर वहाँ से फ्लाइट रीरूट की गई। ये पहले भी हुआ है। अभी इंडिया में एयरपोर्ट पर अचानक ऐसा देखा गया कि जीपीएस सिग्नल डिसरप्ट हुआ, मिलना बंद हो गया, और उस वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हुए। स्पूफिंग वो होती है कि मैं जीपीएस सिग्नल आपको गलत दिखा दूँ। मैं इस हद तक भी हो सकता है कि मैं आप जो लोकेशन आप चाह रहे हो वो नहीं हो, ये ज़्यादा खतरनाक है। नहीं मिलने में तो आप तो ये करता कौन है, मतलब कोई ना कोई अटैक ही होता है। अच्छा वो अटैक ही था। ऐसे अपने आप मैंने स्पूफ नहीं हो सकता। जैसे कि मैं कहूँ कॉल स्पूफिंग, मैं आपके नंबर से किसी को कॉल कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड कॉल स्पूफिंग। मैं आपकी ईमेल से किसी को ईमेल कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ईमेल स्पूफिंग। मैं आपकी लोकेशन चेंज करके कोई दूसरी लोकेशन दिखा देता हूँ, दिस इज कॉल्ड जीपीएस स्पूफिंग। तो स्पूफिंग इज कि मैं चेंज करके, रियली दिख रहा है वो, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, और यदि आपने उस पर कॉल ले लिया तो आप गए। तो यदि आपका बंद होता है जीपीएस तो एक बार फिर भी बच सकते हो, बिकॉज यू मे गो फॉर अनदर 2 ऑप्शंस। पर रियल टाइम में मिल रहा है वो गलत मिल रहा है और आपने उस पर कॉल ले लिया, टेक ऑफ या लैंडिंग का, तो आप गए। तो बार बार ये ना मैप रिलीज होते हैं हाँ जी। कि इस एरिया में बहुत ज्यादा इंटेंस जीपीएस स्पूफिंग है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो क्या दोनों जीपीएस स्पूफिंग कर रहे होते हैं? दोनों कर रहे होते हैं, पर दिल्ली तक अटैक? दिल्ली तक नहीं, वो तो डेफिनेटली जीपीएस स्पूफिंग रिमोटली नहीं हो पाती है, उसके लिए उस एरिया के आसपास ही कोई उन्होंने सिस्टम सेटअप किया हुआ है डेफिनेटली। इसीलिए वो फिर स्कैनिंग शुरू हो जाती है कि कल के दिन कोई ऐसी डिवाइस है, क्या है, इसीलिए वो एनएसए लेवल पे गई है, फिर वो जांच शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन हैज गॉन टू एनएसए। हाँ, इनफैक्ट पूरी गाइडलाइन निकाली गई उसके बाद। अभी पूरा सिक्योरिटी असेसमेंट हो रहा है, एक नई टीम बन रही है। आपको पता है एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाई जा रही है जो सिर्फ एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए काम करेगी।
इस तरह के अटैक से बचाने के लिए, जिसमें जीपीएस स्पूफिंग भी शामिल है, या कोई दूसरा ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिसरप्ट कर जाए अचानक, या आपको नहीं लगता हम इंटीग्रिटी बहुत कम हो। रैंडम बातें कर रहे हैं कि हम हमें कैसे पता चलेगा? मतलब सबसे अजीब चीज़ तो क्या है कि हमने एक टास्क फोर्स बना दिया, वो तो जीपीएस स्पूफिंग का केस देखते हैं, बट आपको नहीं लगता कि डिफेंसिव तरीका ही बेकार है इसमें? मतलब वी दे नो आवर वल्नरेबिलिटी, दे विल अटैक, वी विल डिफेंड। ये तो सही बात है, बट हमें ये थोड़ी ना पता अगला अटैक कैसा होगा। ये तो आपको मतलब आपको पता है कि अगला अटैक कहाँ है? ये चीज़ हर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। बैंकिंग सिस्टम है या एनर्जी सेक्टर है, ये सब क्रिटिकल ही है ना, और एयरपोर्ट भी। हाँ, आप कभी ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अगला अटैक क्या होगा। ये तो हर जगह ट्रू है। तो फिर आप करते क्या हो? आप अपनी एक रिस्पॉन्स टीम तैयार करते हो। रिस्पॉन्स टीम का काम क्या होता है कि मान लो अटैक हो गया, ओके। तो मैं क्विक रिकवर कर लूँ। मेरे रोक लिए दूँ। रोक या तो रोक पाऊँ, रोक नहीं भी पाया, तो मेरी रिकवरी फास्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं हॉल्ट हो बैठ जाऊँ। गया, बैठ गया 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो रिस्पॉन्स टीम किस लिए बनाई जाती है? कि मैं रिस्पॉन्स क्विकली करके खट मैनेज करके मैंने कहा चलो 5 मिनट के लिए हॉल्ट था। कोई बात नहीं, मैनेज हो गया। और अल्टरनेट सिस्टम्स बना के रखे हैं। बैकअप सिस्टम होना चाहिए, अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए कि भई ऐसा होता है तो मैं कहाँ मूव करने वाला हूँ। सो वी शुड हैव सम कम्युनिकेशन मैकेनिज्म टू यूज़, अदरवाइज़ तो ये साइबर टीम करेगी। ओके, 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 भाई वो ओके। उस तरह की रिडंडेंसी क्रिएट कर देगी सिस्टम में कि यदि मेन सिस्टम अटैक भी होता है तो मेरे पास एक बैकअप सिस्टम है। हुँ। आई कैन क्विकली स्विच टू दैट। हुँ। रैनसमवेयर अटैक हुआ, सर्वर आपका एन्क्रिप्ट हो गया और आपके पास एक बैकअप सिस्टम है जो आप इंस्टेंटली लाइव कर सकते हो। स्विच कर दिया आपने। बस आईपी चेंज करना और यहाँ से यहाँ डोमेन यहाँ रूट कर गया। हुँ। तो आपका सर्वर्स तो बंद नहीं होगी ना। जब तक आप वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, रिकवरी चलाओगे तब तक आपका एक बैकअप सिस्टम चल रहा है। इस तरह के मैकेनिज्म प्लेस करने का काम होता है। ये डिफेंस हो गया सर। अल्टरनेट डेवलप करना हो गया। तो ये तो हमारा एक डिफेंसिव पोस्चर हो गया। अटैकिंग पोस्चर क्या होगा? मतलब लेट्स से दिस एक्चुअली अटैकिंग हैपेंस। पोस्चर्स, बैंकिंग सिस्टम है या इन लोगों का काम ही नहीं अटैक करना। हम रादर इस तरह के अटैक करते हैं, इसको बोलते हैं रेड टीमिंग, कि हम खुद ही हैकर हायर करते हैं और हैकर से कहते हैं हमारे सिस्टम पे अटैक करो और देखो यदि कुछ कर सकते हो। इसको बोलते हैं रेड टीमिंग सिस्टम, रेड टीमिंग असेसमेंट। अब वो हैकर बग बाउंटी प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हैं कि कोई भी बग निकाल के देगा तुम उसको अवार्ड देंगे 1 मिलियन का, इसका 200K का। या फिर हमने क्लोज ग्रुप हैकर्स इनवाइट किए, एक रूम में बिठाए, मैंने कहा 4 दिन लगे रहो आप, वो ताबड़तोड़ हर चीज़ ट्राई करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग से लेकर टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज तक। इवेंचुअली उन्हें कुछ मिल जाएगा तो बताएंगे, उस बेस पे आप पैसे देना और चले जाएंगे। इस तरह के टेस्ट रेगुलर चलते हैं। सो हर बैंक, हर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैकर हायर करती है। वो हैकर इसलिए हायर होते हैं कि आप खुद अपने सिस्टम को एक रियल हैकर पर्सपेक्टिव से टेस्ट करें।